का डिस्कशन किया था। बहुत इजी था। कंक्लूजन ये था कि जिस चीज में एफर्ट मारते रहोगे उस चीज में एक्सपर्ट बन जाओगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम लोग कहते हैं कि हम लोग जैन धर्म करते हैं, हम मोक्ष मार्ग में कर रहे हैं, हम बौद्ध धर्म कर रहे हैं, बोलते हैं। बट फिर भी जब सामायिक से उठते हैं तो क्या करते हैं? ठीक है, सामायिक हमारी बड़ी अच्छी जाती है, बट सामायिक से उठ के भी हम क्रिप बहुत मारते हैं, लोगों के अवगुण बहुत देखते हैं, राइट? फिर देखते हैं, चाहे बोलते नहीं भी होंगे सामने वाले को, पर देखते जरूर है। फिर हम और क्या क्या करते हैं? हम लोगों की लाइफ इतनी ज्यादा हेल्प करने, मतलब सामने वाले की लाइफ इजी करने की कोई ज्यादा एफर्ट नहीं मारते हैं, राइट? हम नजरअंदाज कर देते हैं, ठीक है यार, प्रॉब्लम है तो तेरी प्रॉब्लम है, मैं क्यों माथा मारूं इतना। हम लोग काफी हद तक कई चीजें ऐसी कर रहे हैं अभी भी, जिससे पता लगता है कि हमारे में सम्यक दर्शन के, देखो जो 5 गुण है ना व्यवहार सम्यक दर्शन को पहचानने में। सम, संभाव, सम मतलब संभाव, संवेग मतलब मोक्ष की अभिलाषा, ठीक है। निर्वेग मतलब संसार से विरक्ति, आई एम डन विद संसार। सम सम संवेग, निर्वेग, अनुकंपा। अनुकंपा, आस्था। हाँ, अनुकंपा का मतलब होता है सबके लिए सबका भला हो, द मैत्री, फुल ऑफ मैत्री भावना, सबका भला हो, राइट? दैट अनुकंपा के सामने वाले के दुख दर्द फील करो। समाज हमारी चाहे बहुत भी अच्छी हो रही हो, बट ये सारे गुण यदि हमारे में डेवलप, विकसित नहीं है ना, itself इज प्रूविंग कि हमारे में सम्यक दर्शन नहीं है, ठीक है। चारित्र के क्षयोपशम से सामायिक कर लेते हो आप, तो उससे फायदा भी होता है, बट सम्यक दर्शन मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता है। विनीता जी, आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारे में तो होगा। तो उसका एक आंसर देती हूँ, देखो ना कितने बार, अनंत बार हम साधु भी बन चुके हैं, जैन साधु, फिर भी सम्यक दर्शन सहित जैन साधु 8 बार भी नहीं बने हैं, ठीक है। तो ये सोचना कि मैं श्रावक हूँ, मैं तो समय के करता हूँ, मेरे में सम्यक दर्शन है, या यार ये कुछ ज्यादा ही हम सोच रहे हैं। देर इज अ पॉसिबिलिटी के नहीं है हमें, ठीक है। हाँ, तो ये बात को मद्देनजर रखते हुए ईमानदारी से सोचो तो सही कि मैं करती क्या हूं जब सामायिक से उठती हूँ। तो सामायिक में तो मैं मान के चलती हूँ आप लोग उपयोग लगा लोगे, क्योंकि आपके पास आगम्स है, आपके पास ज्ञान है पढ़ने को। तो ईमानदारी से कभी टटोला अपने आप को कि मैं किस चीज में एक्सपर्ट बनती जा रही हूँ, और एक्सपर्ट बन के अगले भाव में भी वही गंदी चीजें लेके जाऊंगी। कृष्ण वासुदेव के काफी गुण का वर्णन आता है आगमों में। एक ऐसा ब्यूटीफुल गुण था जो, जिसको सोच के लगता है कि यार ये तो सब में नहीं होता है। उसका वो गुण था कि वो गुणग्राही थे, उनमें हर चीज अच्छा ही दिखाई, मतलब वो उनको मिल ही जाता था कुछ ना कुछ, बेकार सी चीज में भी उनको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा अच्छा। तो जो आदमी गुणग्राही था, राइट, तो उसने भी तो ये साधना करमजा बुद्धि से कभी ना कभी तो एफर्ट मार के अपने अंदर लाई होगी ना। तो हम भी तो अभी कोशिश कर सकते हैं ना। सो मैंने एक होमवर्क दिया था कि आपने, ये बात मैं आपको रियलाइज करने के लिए छोड़ देती हूँ कि आप अभी क्या कर रहे हो। क्या आपको वही करते रहना है? क्योंकि जो करते रहोगे वो अगले भव में जाओगे। कि आपने सोच लिया कि नहीं, मुझे श्राविका बन के रहना है, हर चीज में मुझे सोचना है क्या मैं अभी भी, महावीर स्वामी भगवान, क्या मैं आपकी श्राविका के दायरे में हूँ, मतलब आपकी मैं श्राविका अभी भी हूँ कि नहीं हूँ। चाहे मैं किचन में जाके फिर एक इंद्रिय जीवों का बूचड़ खाना क्रिएट करके मैं रोज 3 टाइम खाना बनाती हूँ, रोज मैं परिग्रह करती हूँ क्योंकि मैं अमीर हूँ, तो मुझे ऑब्वियसली उस तरह से। तो श्राविका को ये सब अलाउड होने की वजह से, क्योंकि श्रावक मर्यादाओं में ये सब हो, अलाउड, अलाउड इन द सेंस करना पड़ता है। व्रत पचखान नहीं लिए हैं तो ये सब तुम करोगे, तो अलाउड है, फिर भी आप में श्रावकपना टिकेगा, ये बात हम देख चुके हैं, ठीक है। श्रावकपना नहीं चला जाता ये सब चीजों से, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप सोचो, बार बार सोचो कि महावीर, ये चीज सीख लो, बार बार महावीर स्वामी भगवान से क्या पूछोगे? एम आई स्टिल अ श्राविका? क्या मैं श्राविका के गुण अभी भी मेरे में है कि नहीं है, राइट? फिर और क्या क्या चीजें पूछ सकते हो आप महावीर स्वामी भगवान से, ये चीजें डेवलप करो। डेवलप द हैबिट ऑफ टॉकिंग टू महावीर स्वामी भगवान एवरी डे। क्या पता ये अगले भवों में भी आपकी आदत रहेगी कि अगले भवों में भी आप अब कोई भी तीर्थंकर के साथ बात करोगे। क्या आपने रिलेशनशिप डेवलप किया है अपने भगवान से? हाँ,
विनीता जी, उस दिन आपने बहुत ब्यूटीफुल बोला था कि मेरा तो वैलेंटाइन एक ही हो सकता है जो मेरी आत्मा को मोक्ष पहुंचाए, राइट? वही जो मुझे वो हाथ पकड़ के मेरे को सीधे रास्ते पे लेके जा सकता है, राइट? जी। सो आई वाज जस्ट थिंकिंग इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल थॉट। तो फिर क्या उस वो उसका साथ 24 घंटे है कि नहीं है आपके पास? हमेशा उनके ज्ञान में, उनके बातों में, उन चीज़ों में उपयोग है कि नहीं है? सोच के देखो। ये सब चीज़ें करमजा बुद्धि से डेवलप कर सकते हैं, ठीक है? सो एंड में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था। होमवर्क क्या था विनीता जी? आप म्यूट हो। टारगेट ओल्ड एज 70, और उसमें आप सोचो कि आपने किन चीजों में माहिरता हासिल करी है। ओके। सो बेसिकली आई हैड सेड कि हम लोग है ना, देखो अभी तो हमारे में बहुत चीज़ों की माहिरता है जो अभी की चाहिए। बट कई चीज़ें ये सब कम होती चली जाएँगी। अभी तो देखो मुझे माहिरता चाहिए बच्चे पालने में, पैसे कमाने में, अमीर बनने में से लेके बहुत चीज़ों में मुझे माहिरता चाहिए। पर आगे चल के मुझे इन सब चीज़ों में माहिरता नहीं चाहिए, क्योंकि मैं सारा काम किसको दे चुकी होंगी? अपने नेक्स्ट जनरेशन को दे चुकी होंगी, ठीक है? वो सारे काम करेंगे। आई वुड बी बाय 70s, राइट? 70 की उम्र के आस-पास, 70s 80s में मेरे ये सारे जो जॉब्स है ना, जो मेरे संसार रिलेटेड जॉब्स है, वो खत्म हो चुकी होंगी। और नहीं भी है तो हो सके तो हैंड ओवर कर दो और भैया फ्री हो जाओ ना, ठीक है? सो पर उस वक्त कई चीजों की जरूरत होगी, कुछ चीजों की जरूरत होगी। वो चीजों की लिस्ट बनाओ और सोचो उन चीजों में माहिरता है कि नहीं है, ठीक है? तो मैंने संथारा रिलेटेड और 70 प्लस के एज को टारगेट करके आपको बोला था लिस्ट बनाओ। वो क्या चीजें हैं और उनमें माहिरता ऑलरेडी है कि नहीं है? नहीं है तो आपको किस पे वर्क करना है। तो किसने बनाई वो लिस्ट? बताइए, बताइए किसी ने लिस्ट? मैंने एक ही चीज सोची थी हाँ, कि अगर मेरे को दिखना बंद हो जाता है, हाँ, हाँ। तो मैं काफी दिनों से प्रैक्टिस कर रही हूँ अंधेरे में बाथरूम तक जाने की, और ओके, बाथरूम में सही जगह यूज करने की। ओके। सो आपको एक चीज पता है कि जब हम उपाश्रय में जाते हैं, जैसे ही घुसते हैं, तो वहां हम्म। पे शावक का डंडा होता है। डंडा मतलब वो जिसको ओगा बोलते हैं ना। होगा, हाँ। पर मारासा के डंडे में ना कपड़ा बंधा हुआ होता है। तो राइट। शावक का जो डंडा होता है वो प्लेन डंडा होता है, राइट? बिना बिना कपड़े के बंधा हुआ। तो वो हमारा भी जो ओगा होता है लंबा वाला, वो वहाँ हर जगह होता है, उपाश्रय में मिलता है। सो हम्म। यदि मारासा है और आप रात को उपाश्रय में जा रहे हो, तो आप अंधे की तरह ही तो कर रहे हो। वहां पे कौन सी लाइट आ जाती है, राइट विनीता जी? हाँ जी। राइट। सो आप वो कर रहे हो, तो उसमें माहिरता, तो मतलब यू आर प्रिपेयरिंग कि यदि मेरे को आई साइट चली जाए। और ये सबकी होती है, आई साइट में सबको प्रॉब्लम है, ठीक है? सबको आजकल ऑलमोस्ट एवरीबडी, जैसे घुटने के प्रॉब्लम सबको आते हैं, ऑलमोस्ट सबको आते हैं घुटने के इश्यूज सम पॉइंट इन टाइम, राइट? वैसे आंखों के प्रॉब्लम आजकल सबको आ रहे हैं, सम पॉइंट इन टाइम तो आ ही रहे हैं, ठीक है? बहुत सारे फैक्टर्स हैं पर आ रहे हैं। सो आपने जो बोला कि मैं सिर्फ बाथरूम जा सकती हूँ, और क्या क्या कर सकती हूँ अंधे हो जाओ तो? समाहित कर पाओगे? प्रतिक्रमण कर पाओगे? धर्म तो काफी चीज कर पाएंगे, समाय कर पाएंगे, क्रियाएं कर पाएंगे, एकाशना, उपवास, ये सब तो कर ही पाएंगे। ठीक है, छोटे ठीक है। छोटे इसका मतलब तब कर पाएंगे, अगर बड़े ना भी कर पाए तो। ठीक है। सो आप ये बोल रहे हो कि ठीक है। इसका मतलब आपने सूत्र को कंठस्थ भी किया है, क्योंकि सूत्र को कंठस्थ भी करके रहोगे ना, तो कोई अंधे हो भी जाओ ना तो सूत्र बोलते रहे। आप मतलब आप जैसे पुच्चीस्वरम कंठस्थ है, तो आप बिना बुक के भी, आप बिना पढ़े भी आप कर सकते हो ना अंधे में। आप हम्म। एक और काम कर सकते हो, एक दोस्त बना लो। दोस्त, फ्रेंडशिप कर लो, राइट? जी। कि बुढ़ापे में हम दोनों बैठ के धर्म करेंगे। अच्छा। व्हेन आई वाज अ किड, मेरी दादी की के हमारे नेबर्स में ना एक और जैन लेडी रहती थी। शी वाज अ गुजराती। एंड मेरी दादी को गुजराती नहीं आती थी, वो हिंदी में थी। तो वो मेरी दादी को समझ आ जाती थी, क्योंकि गुजराती एंड हिंदी वाज सिमिलर। तो वो आती थी और बड़ी बड़ी बुक्स ले आती थी। तो माय दादी वुड रीड, राइट? क्योंकि उनको आंख में प्रॉब्लम थी। माय दादी वुड रीड और वो पूरा व्याख्यान में वो सभी किताबें उन्होंने खत्म कर दी। तो नई नई किताबें लाती थी, मेरी मेरी दादी पढ़ती रहती थी, वो सुनती रहती थी। दोनों को यदि डाउट्स होता था एक दूसरे से डिस्कस कर लेते थे। उनकी कितनी समय के पर डे में हो जाती थी। सो हैविंग अ फ्रेंड ऑल्सो, धर्म में फ्रेंड जो साथ में मिलकर समाहित कर सके। नथिंग लाइक हैविंग योर ओन हस्बैंड और योर ओन फैमिली मेंबर एज अ फ्रेंड, ठीक है? धर्म फ्रेंड, ठीक है? हस्बैंड मिल जाए तो नथिंग लाइक इट, मतलब मजा ही आ जाए।
मान लो वो नहीं भी है तो कोई और फ्रेंड भी हो सकती है, फ्रेंड्स में नेबर्स भी हो सकते हैं, मेक दैट ऑल्सो। बुढ़ापे में दैट इज ऑल्सो वेरी इजी। अंधेपने में भी ये इजी होगा। और क्या हो सकता है? मैंने एक और चीज सोची थी, अभी से मैं है ना संतारे की प्रैक्टिस कर रही हूँ, ऑटो सजेशन दे रही हूँ अपने आप को, मुझे संतारा लेना ही है, मुझे संतारा लेना ही है, उसमें क्या क्या करना पड़ेगा, जैसे। ठीक है, तो आप क्या करो, करो, प्रिटेंड जैसे वो होता है ना, मॉक टेस्ट होता है, राइट? आपके हम्म। बच्चे जब फाइनल एग्जाम देते हैं उसके पहले घर में बैठ के भी 1 घंटे का टाइमर लगा के एग्जाम देते हैं ना, तो वैसे आप भी वो दो कि अचानक मुझे पता लग जाए तो मैं क्या-क्या करूँगी, राइट? हाँ? तो वो पूरा आधे घंटे की तो प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको, आधा घंटे में हो जाना चाहिए पूरा संधारा। प्रैक्टिस करो, राइट? मैंने आपको बताया था ना, मेरे को भी जब अर्थक्वेक आया था तो एक बार मैंने रात को, आधी रात को 2, मैंने बोला आई एम नॉट गोना मूव, मैं घर से बाहर नहीं निकल रही हूँ, मैं कमरे, मतलब होता है ना कि जनरली अर्थक्वेक आता है तो बाहर आ जाते हैं। मैंने कहा मैं सो रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत गहरी नींद में थी। मैंने कहा भैया मैं सो रही हूँ, मैं वहीं पे खड़ाखट मैंने सागारी संतारा किया और सो गई। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, सुबह देखेंगे, मर गए तो मर गए, बचेंगे तो बच गए, राइट? सो ये सब चीजें आप आधे करने की प्रैक्टिस हम्म। करो। वेरी गुड। व्हाट एल्स? और किसी ने कुछ होमवर्क नहीं किया, सोनल? एक्सरसाइज, राइट डाइट, ये सब मैंने लिखा है कि कीप ऑन डूइंग राइट, राइट, राइट राइट। डाइट। मैं आगे जाके एब्सेंट थी जैसे, आंटी लास्ट ओके, क्लास में। ओके, जैसे-जैसे हम बुढ़ापे में जाते हैं ना, तो हमारे रसेंद्री और सक्रिय हो जाती है, हमको और अच्छा खाना चाहिए होता है, और हमको अच्छा खाना नहीं मिले ना तो और इरिटेशन मिलती है। जवानी में तो हम बर्दाश्त कर लेंगे कैसा भी खाना, पर जैसे-जैसे बुढ़ापा आता है ना तो टेस्ट बड्स और अच्छे चाहिए होते हैं। तो इसका मतलब तब और संयम रखना पड़ता है। अभी से संयम रखोगे तो तब जाके संयम और मिल पाएगा। सो एनीवे, आपको बेसिकली नटशेल में पता लग गया है कि जो अभी मेहनत करोगे, हेटिंग पीपल, झूठ बोलना, लोगों को उल्लू बनाना, ठगना, ये सब चीजें तो छोड़ ही दो, क्योंकि ये और भी कर्म, जब ये तो हमेशा छोड़ छोड़ चुके होने चाहिए काफी देर तक। बिल्कुल। ठीक है? तो आज हम एक और बुद्धि पे जा रहे हैं। आखिरी बुद्धि है, उस बुद्धि का नाम है पारिणामी की बुद्धि, राइट? सो पारिणामी की बुद्धि क्या होता है, वो मैं आप पहले डिस्कस कर लेते हैं, पूरा आगम से पढ़ रही हूँ। किसी को पता है पारिणामी की बुद्धि क्या क्या होता है? वांट टू डिस्कस? एनीबडी? जो एक्सपीरियंस से आती है। एक्सपीरियंस इज वन वर्ड, और कुछ? ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, जो बुद्धि अवस्था के परिपक्व होने से पुष्ट होती है। अवस्था का मतलब होता है मेरी उम्र जो होती है ना, उम्र, वो परिपक्व मतलब अब वो उसको अवस्था बोलते हैं। तो आज मान लो मेरी जो भी उम्र है, मान लो मैं 20 साल की हूँ, कल मैं 30 की होंगी, परसों मतलब उम्र मेरी बढ़ती चली जाएगी। इस तरह से अवस्थाओं की परिपक्वता होने पे वो बुद्धि पुष्ट होती है, मतलब मेरी बुद्धि स्ट्रांग होती है। इसका मतलब जो मेरे पास बुद्धि परिणामी की 20 साल में थी, उससे 50 साल में उससे ज्यादा ही होगी, 80 साल में उससे ज्यादा ही होगी। ठीक है? तो ये एज इज अ वेरी, परिणामी की बुद्धि में उम्र, तो मैंने यहाँ पे लिखा है एज से जो विजडम आती है, उम्र से जो विजडम आती है। ठीक है? नेक्स्ट है जिसमें अनुमान। व्हाट इज अनुमानो? अनुमान क्या हम लगाते हैं? अनुमान मतलब प्रिडिक्शंस होते हैं। तो कई चीजों का हम प्रिडिक्शन करते हैं। कैसे करते हैं प्रिडिक्शंस? दुनिया में जो हो रहा है ना उसके हिसाब से हम प्रिडिक्ट करते हैं कि इस टाइम में ऐसा हो जाना, लगता है मेरा ये चीज हो जानी चाहिए। तो ये चीज प्रिडिक्शन, ये प्रिडिक्ट भी करती है फ्यूचर को। ठीक है? इसका मतलब पास्ट, सॉरी, ये फ्यूचर के प्रिडिक्ट करती है। हेतुओं का मतलब रीजंस होता है, मतलब रीजंस, लॉजिकल रीजंस होते हैं कि क्यों ये प्रिडिक्शंस हो रही हैं, क्यों मुझे लग रहा है ऐसा होगा, तो उसको हेतु बोलते हैं, मतलब रीजंस क्यों होता है। और दृष्टांतों का अनुभव है। दृष्टांत मतलब एग्जाम्पल, जरूरी नहीं मेरे साथ हो, ऐसा भी हो सकता है कि मैं किसी और को ये प्रॉब्लम होते हुए देखूं और उसके दृष्टांत से मैं अनुभव पा जाऊं कि भैया ये काम तो डेफिनेटली नहीं करना है। हर बार खुद चोट खा के थोड़ा ना करना है। तो खुद के एक्सपीरियंसेस और दूसरे के एक्सपीरियंस से भी हम सीख रहे हैं, और इसके बल पर अपने हित और कल्याण साध सकता है। ठीक है? इसका मतलब इस सारी इंफॉर्मेशन से मैं अपना हित साध सकती हूँ और अपना कल्याण साध सकती हूँ।
उसे पारिणामी की बुद्धि कहते हैं। ठीक है, इसका विवेचन भी पढ़ते हैं, उसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। परिणामों से जो बुद्धि उत्पन्न होती है उसे पारिणामी की बुद्धि कहते हैं। व्हाट इज परिणाम? रिजल्ट्स। और मैंने यहाँ पे लिखा है लॉजिकल कंक्लूसिव एवोल्यूशन। लॉजिकल कंक्लूसिव एवोल्यूशन, जैसे करम थियरी जो है ना, वो बेसिकली क्या है? परिणाम, कॉज एंड इफेक्ट है। मैंने इस भव में ये अच्छा किया तो मुझे कभी ना कभी फ्यूचर के भवों में अच्छा मिलेगा। कर्म थियरी बोलता है पर इस भव में मैंने कुछ गंदा किया तो फ्यूचर के कभी ना कभी भवों में मुझे गंदा मिलेगा। ये क्या बोलते हैं? कॉज, कॉज एंड इफेक्ट बोलते हैं इसको। कॉज है, इफेक्ट, कॉज इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इसको ये भी बोल सकते हैं कि लॉजिकल कंक्लूजन, कि मैंने अच्छा किया है तो तो मेरे साथ अच्छा होगा फ्यूचर, इसको बोलते हैं लॉजिकल कंक्लूसिव। और एवोल्यूशन, एवोल्यूशन ऐसा ही होता है, लॉजिकल कंक्लूसिव एवोल्यूशन। ये 3 वर्ड लिख लो और कॉज एंड इफेक्ट भी कर लो। कॉज एंड इफेक्ट एक वर्ड है। इसका मतलब मुझे समझ में आ जाता है कि मैं जो कर रही हूँ ना उसके साथ मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है। लॉजिकल कंक्लूजन, लॉजिकल, लॉजिकल लॉजिकल कंक्लूजन। एवोल्यूशन, एवोल्यूशन का मतलब होता है या टाइम। टाइम भी एलिमेंट है ना, टाइम की वजह से मैंने उसको एवोल्यूशन बोला है। एवोल्यूशन। ओके, कॉज ठीक एंड। है, ओके। सो लॉजिकली कंक्लूड हो रहा है। नेक्स्ट है स्वतः के अनुमान, अन्य लोगों से सुने हुए तर्क और घटित हो रहे दृष्टांतों के ज्ञान से परिणामी की बुद्धि सधती है। सधती मतलब स्ट्रांग होती है। कैसे होती है? स्वयं के अनुमान, माय ओन एजम्पशंस, राइट। अन्य लोगों से सुने हुए तर्क, लोग भी तो अपनी अक्ल लगा रहे हैं ना। लोग के जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तर्कें होती हैं, राइट। और जो घटित हो रहे होती हैं, जो घटनाएं और दृष्टांत जो घट रहे होते हैं ना, उन सबको देख के ना मैं अपने दिमाग में एक पैटर्न्स क्रिएट करती हूँ। क्या क्रिएट करती हूँ? पैटर्न्स। पैटर्न्स क्रिएट करके मैं जो कंक्लूजन निकालती हूँ ना, उसको पारिणामिक बुद्धि बोलते हैं, जो लॉजिकल कंक्लूजन निकालते हैं। सो यहाँ पे पैटर्न में वर्ड्स क्यों यूज कर रहे हैं वो मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, मैं आपको ना इस चीज में एक चीज बताती हूँ। जब मैं छोटी थी तो एक नॉवल मैंने पढ़ी थी जिसका नाम था केन एंड एबल। ठीक है, बेसिकली वो बुक मैंने नहीं पढ़ी थी, उसका एक सीक्वल बुक था प्रोडिगल डॉटर, मैंने वो पढ़ी थी। तो उसमें ना केन एंड एबल की पूरी स्टोरी आ जाती थी। ठीक है, उस वो एक थी तो एक नॉवल, इट इज जस्ट अ फिक्शन बुक, पर उसमें बहुत मजेदार स्टोरी थी। उसमें ये था, 2 आदमी थे, एक था केन, एक था एबल। जो केन था ना, वो बहुत गरीबी में, जंगल में, गरीबी में, बुरी हालत में, ऐसे कंट्री में कि बुरी हालत में पैदा हुआ था। ठीक है, और उसी टाइम दुनिया के दूसरे छोर पे, जैसे इंडिया और अमेरिका ऑपोजिट छोर पे है ना, वैसे ही ऑपोजिट छोर पे एबल, जो बहुत ही रिच घराने में, एफ्लुएंट, पढ़े लिखे, सब कुछ घराने में एबल उत्पन्न होता है। दोनों ऑपोजिट सिचुएशन में एक ही टाइम दोनों जन उत्पन्न होते हैं। दोनों की लाइफ दिखाई जाती है कि दोनों चीजें एक ही चीजें सीख रहे हैं, एक ही चीजें सीख रहे हैं। बट एक आदमी कैसे सीख रहा है? एबल जो बहुत अमीर है, सब कुछ है, तो वो कैसे सीख रहा है? उसका टीचर सिखा रहा है, या वो किसी से डिस्कशन करके, बड़ी बड़ी मीटिंग्स में करके, बड़े बड़े करके वो सीख रहा है। और जो दूसरा आदमी है ना, वो बेचारा सड़कों पे घूम के, कभी उसको मारा जा रहा है, कभी वो उसका मतलब लिटरली अनाइलेट वाली सिचुएशन है, कभी वो यहाँ से बच गया, वो बच गया। वो सारी सिचुएशन में, मतलब बुरी हालत के अंदर, सीख तो वो भी रहा है ना, सीख तो वो भी रहा है। चाहे वो मैथ्स का ज्ञान हो, चाहे वो पॉलिटिक्स का ज्ञान हो, कि दुनिया कैसे, सब कुछ का ज्ञान दोनों सीखते हैं। और एक टाइम पे ऐसे बन जाते हैं कि दोनों बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं, बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट बिजनेसमैन बन जाते हैं। दोनों अमीर हैं अभी, पर दोनों के तरीके कितने अलग हैं। समझ में आया तरीके बनने के? ठीक है, ये स्टोरी मैंने आपको इसलिए बताई कि बोथ ऑपोजिट इन एवरी वे लर्न सेम थिंग्स बिकॉज ऑफ व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, बिकॉज व्हाट वी गो थ्रू टीचेज अस। ये बात तो समझ में गई, जो भी हम गो थ्रू करते हैं हमको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता ही है ना। चाहे लॉस हो जाता है, आपने किसी के साथ गलत कुछ बिजनेस कर लिया, उसमें भी तो सीखने को मिलता है ना, राइट। तो वो सीखने का जो मिलता है ना, वो परिणामी की बुद्धि
के अंदर अंतर्गत आ जाता है। समझ में आया? हाँ, जैसे आपने कुछ गलत इन्वेस्टमेंट किया विनीता जी, लॉस हो गया, तो आपको सब लोग क्या बोलेंगे? आपका पति तो डांटेगा ना, पैसे डुबा दिए, राइट? तो आप क्या बोल सकती हो? मैंने एक्सपीरियंस सीखा। क्या सीखा? लर्निंग मिली मुझे उसमें से, ठीक है? पैसे गए पर आई लर्न समथिंग, समथिंग लाइक दैट, ठीक है? ऑल्सो सीन दैट आर व्यूज ओवर एजेस हैव चेंज्ड। एक और भी चीज परिणामी की बुद्धि में आता है कि जो चीज मुझे इस उम्र में, मान लो मैं 20 साल की उम्र या 10 साल की उम्र में जो मेरे मेरे विचार है, वो जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती जाती है ना, वो विचारधाराएं चेंज होती है, हमारी विचारधाराएं सेम नहीं रहती है। मैं इसके कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ। जब हम छोटे होते हैं ना, तो हम किस चीज को इंपॉर्टेंस देते हैं? जब हम छोटे थे, बड़े होके पेरेंट्स। क्या करना है? अमीर बनना है, राइट? सोनल, क्या बोला तुमने? सोनल, डिड यू हैव एनीथिंग टू से? छोटे होते हैं तो पेरेंट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं ना, वो सबसे ज्यादा बड़ी वो होती है लाइफ लाइन। फिर पता चलता है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वो होता है ना, धीरे 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 डिपेंडेंसी खत्म होती है। दैट वाज व्हाट आई हाँ, वाज। या बट जनरली हम लोग है ना, फ्यूचर के जो गोल्स होते हैं ना, उसमें बचपन में गोल्स की बात कर रही थी, राइट? गोल्स में हम लोग को यदि कोई पूछा जाता है ना, भैया क्या बनना है, तो किसी भी स्कूल के बच्चे को पूछ लो, कॉलेज के बच्चे को, भैया अमीर बनना है, तो ये नहीं पता कैसे बनना है, बस अमीर बनना है, राइट? पर जब हम 30-40 ईयर्स के होते हैं ना, फिर मैं आपसे पूछूं ना आपका गोल क्या है, फिर आप ये नहीं बोलोगे कि मुझे अमीर बनना है, ठीक है? मैं जितने लोगों को पढ़ाती थी ना, उनमें से कई लोग तो बहुत अमीर है, एक दो बच्चे तो इतने अमीर, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, कि मुझे तो लगता था कि 7 पुश्ते बैठ के खा लेना तुम्हारी फैमिली में, तो भी पैसे की कमी नहीं हो। फिर भी उन लोगों से पूछा जाए ना कि तुम्हारा गोल क्या है लाइफ में, दे वुड से आई वांट टू बिकम रिच। अरे भाई, तुम वैसे ही इतने अमीर हो, फिर भी गोल क्या है? आई वांट टू बिकम रिच। पर जब हम 30, 40, 50 के हो जाते हैं ना, तब पूछूंगी ना मैं, आपके आपके क्या गोल है, कोई आपको पैसा नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि पैसे हम कमा चुके हैं। फिर क्या बोलोगे आप? हाँ, नो, आई वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ माई हेल्थ, राइट? या मुझे शांति चाहिए, मुझे पीस चाहिए, मुझे झगड़े नहीं चाहिए, चल पैसे जाके यदि शांति मिलती है तो वो मैं खरीद लूं, ठीक है? या कई लोग बोलते हैं मुझे धर्म सीखना है, या कई लोग बोलते हैं मुझे स्किल्स सीखनी है, राइट? गोल्स चेंज होते हैं, राइट? सो क्यों जो बच्चा पैसा की जो उसका एम था, वो आगे चल के उसकी एम्स हेल्थ बन जाते हैं, पीस बन जाता है, ये सब चीजें क्यों बन गई है? क्योंकि पारिणामी की बुद्धि आपको ये चीजें सिखाती है, हाउ टू इवॉल्व, ठीक है? थिंकिंग, ठीक है? और मैं पूछती हूँ, जब हम छोटे थे ना, हमको ट्रैवलिंग बड़ा अच्छा लगता था, बस ट्रैवल करते रहो, बस घर में पहुंचो ही मत, एक जगह से वापस आए, दूसरे दिन वापस चले जाओ। ये ट्रैवलिंग हमारा सबसे बड़ा शौक था। पर अभी आप मुझसे पूछोगे कि व्हाट डू यू लाइक, सो मैं बोलूंगी आई लाइक टू स्टे एट होम आल्सो एंड डू नथिंग, मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता। घर में मैं शांति से जी रही हूँ, वही मेरे लिए बहुत बड़ा फन है। डूइंग नथिंग, बीइंग अ वेजिटेबल। बस आप बोलोगे यार तेरा घर इतना ग्रेट है कि तू उसमें इसमें ही मजा कर रही है, पर अपने घर में बहुत फन, मतलब अच्छा लगता है। समझ गए हो? ये भी व्यूज, ऐसे हर चीजों में ना आपके व्यूज चेंज होंगे। आप कोई भी चीज ले लो, क्यों आपके व्यूज 20 साल की उम्र से लेके 50 साल, फिर 80 साल में आपके व्यूज चेंज होते हैं? तो भगवान बोलते हैं ये पारिणामी की बुद्धि है। क्योंकि 20 साल से जब 30 साल में आपने कितने आपके साथ एक्सपीरियंसेस हुए, आपके साथ कितनी चीजें आपने दूसरों को लोगों को देख के सीखी, कि नहीं भैया उसने क्या किया, सिर्फ पैसे के पीछे पड़ा, और जो आगे जाके क्या हुआ कि जब पैसे कम एंजॉय करने का टाइम आया तो बेचारा मर गया, है ना? सो आपको लगता है नहीं 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 यार, मैं तो ये पहले ये कर लेना चाहिए, पैसों के पीछे ही नहीं भागना चाहिए, राइट? एंजॉय भी कर लेना चाहिए, ये सब। सो हमारी ये पारिणामी की बुद्धि हमको सिखा रही है। ये समझ में आ गया है आपको? हाँ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो जो मेरे व्यूज चेंज होते हैं ना, वो भी दृष्टांतों से, लोगों को देख के, जो मैं पैटर्न्स क्रिएट करती हूँ ना अपने हेड में, तो मुझे रियलाइज होता है नहीं यार, ये जो चीजें हो रही है, मेरी जो धारणा थी गलत थी, मुझे अपनी धारणा चेंज करनी है। तो ये पारिणामी की बुद्धि से हो रही है, ठीक है? फिर नेक्स्ट है अम, तो अगेन एक एक मिनट में आगे एक दो सवाल और पूछूंगी। थर्ड पॉइंट ले रही हूँ। ज्यो ज्यो वय की परिपाक आता है, त्यों त्यों पारिणामी की बुद्धि में परिपाक आता है। इसका मतलब जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती है, मेरी परिणामी की बुद्धि परिपक्व और अच्छी अच्छी होती चली जाती है, राइट? सो इस पे मेरे को आप लोगों से एक सवाल है।
जब मैं छोटी थी ना तो मुझे कई लोग ये बात बोलते थे कि बूढ़े लोग बड़े विजडम वाले होते हैं, विजडम मतलब वाइज होते हैं, ठीक है, बड़े सधे हुए होते हैं, या क्या बोलते हो उसको, विजडम को क्या बोलेंगे, उनमें बहुत अच्छे और क्या बोलेंगे, विजडम को क्या बोलेंगे विनीता जी, सधे हुए बोलेंगे ना, सॉर्टेड। हाँ, सॉर्टेड है। हाँ हाँ। वेरी गुड। तो मैं जब छोटी थी ना तो लोग मुझे ये बोला करते थे कि बूढ़े लोगों में बहुत बहुत विजडम होती है, उनसे राय लो। पर आगे चल के मैंने देखा कि सारे जो बूढ़े होते हैं ना, उनमें से 80-90% तो ऐसे डफर होते हैं ना, मतलब उनको देख के गुस्सा आता है कि तुम इतनी उम्र हो गई, क्या तुम में इतनी अक्ल नहीं आई कि क्या करना चाहिए, सीरियसली। मतलब आई वॉज एंग्री एट दोज ओल्ड पीपल। मेरे को जब तक मैं मास्टर्स प्रोग्राम कर रही थी, बैचलर मतलब मास्टर्स में, तो मेरा जो डेजर्टेशन का टॉपिक ओल्ड लोगों पे था, क्योंकि मुझे बूढ़े लोग बहुत अच्छे लगते थे। मुझे लगता था यार इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों के लिए अभी भी सोसाइटी के अंदर बहुत बहुत चीजें हम कर सकते हैं इन लोगों के लिए। तो मैंने पूरा अपना डेजर्टेशन है ना बूढ़े लोगों पे किया था पूरा, बिकॉज आई रियली फेल्ट फॉर देम। ये मुझे बहुत अच्छे लगते थे, क्योंकि मैंने अपने घर में अपनी दादी दादू को देखा था, मुझे लगता दे आर फैंटास्टिक पीपल, दे नीड मोर, अ लॉट कैन बी डन फॉर देम। पर जब तक मेरा डेजर्टेशन खत्म हुआ ना, मुझे एक चीज रियलाइज हो गई कि यार ये सारे के सारे ना, इनमें से मैक्सिमम परसेंटेज एवं डफर होते हैं, कुछ विजडम नहीं आती है, सिर्फ खुद का जीना, खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी होती है। जब जवान होते हैं, जब बूढ़े होते हैं, खुद ही पैर पे मारी होती है, और बूढ़े में जाके सिर्फ रोते पिलकते रहते हैं कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। मतलब ये जो एज ग्रुप है ना, ये इसमें सारे लोग स्टूपिड होते हैं। मतलब मुझे तो ऐसा सीखने को मिला सीरियसली, कि मेरे डेजर्टेशन पे से मुझे ये मिला। जब मैं ये चीज बोल रही हूँ तो ये बहुलता की अपेक्षा समझना, प्लीज, बहुलता की अपेक्षा, ठीक है। तो कहने की बात मैं आपको ये पूछ रही हूँ, यदि इस बुक में लिखा जा रहा है कि ज्यो ज्यो वय में परिपाक आता है, त्यों त्यों पारिणामी की बुद्धि में परिपाक आता है, मतलब मेरी जैसे से हर आदमी जो बूढ़ा होता रहता है उसमें विजडम आ जाती है। पर मैंने खुद प्रत्यक्ष प्रमाण से देखा है कि जितने लोग बूढ़े होते हैं ना, उनमें से मैक्सिमम लोगों में कुछ विजडम नहीं आई है। वो वैसे ढेले के ढेले जैसे स्टूपिड के स्टूपिड ही रह गए। आप समझ रहे हो विनीता जी मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ, तो जी। तो वो जो मेरा मेरा प्रत्यक्ष प्रमाण क्या बोल रहा है, आप भी देखो अपने आसपास, सारे बूढ़े के सधे हुए हैं, सारे बूढ़ों को समझ में आ गई है क्या करना है, सारे बूढ़े सॉर्टेड हैं, विजडम है, खुद को खुश रखते हैं, पूरे घर वालों को खुश रखते हैं, सब में इतनी कैपेबिलिटीज आ गई है क्या नहीं विनीता? नहीं आती है। नहीं आती है। फिर प्रत्यक्ष ज्ञान पर देखो, प्रत्यक्ष प्रमाण ये बोल रहा है, और प्रत्यक्ष प्रमाण और ये आगम प्रमाण ऑपोजिट जा रहे हैं, ऑपोजिट। क्योंकि आगम प्रमाण क्या बोल रहा है यहाँ पर पारिणामिक बुद्धि में, कि जैसे जैसी उम्र बढ़ती है, त्यों हाँ, त्यों बुद्धि में त्यों त्यों परिपाक आता है। और प्रत्यक्ष प्रमाण मुझे क्या बोल रहा है, नहीं आता भाई, मोस्ट ऑफ द पीपल आर वैसे के वैसे ही। तो बताओ, इस चीज का समाधान करिए, ये प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, समाधान करिए मेरा, कि प्रत्यक्ष प्रमाण और आगम प्रमाण में से किसको सही लें। ज्ञानावरणीय कर्म की प्रॉब्लम है आंटी, पाप पुण्य की प्रॉब्लम है। ये तो जरूरी तो नहीं सब में ही होगी ये वाला बुद्धि, जैसे विनायक की एग्जैक्टली, या बुद्धि सब में नहीं है। सोनल, ये जो सेंटेंस जो तुमने बोला ना कि ये नहीं है कि सब में है, राइट, दैट इज द कीवर्ड, राइट। कि ये मत समझ, हम लोग इसका मैं आंसर बोलती हूँ। सो मेरे सवाल और जवाब मैंने लिखा है, डज दैट मीन ऑल ओल्ड पीपल आर वाइज एंड नो। ऑल यंग पीपल आर डफर, मेरा ये सवाल था। तो मैंने आंसर लिखा है नो, दिस इज इन कॉन्टेक्स्ट टू द सेम पर्सन। सेम पर्सन का मतलब होता है माई पारिणामिक बुद्धि विल डेफिनेटली बी मोर एज आई एज एज कंपेयर टू व्हेन आई वाज यंग। यानी जो मैं थी 20 साल में, राइट, वो मैं 30 की उम्र में ज्यादा पारिणामी की बुद्धि होगी। मैं जब 80 साल की होंगी तो मेरी पारिणामी की बुद्धि और ज्यादा होगी। समझ में आया? पर ऐसा हो सकता है कि 20 साल में मेरी पारिणामिक बुद्धि आपके 80 या 100 साल की उम्र से भी कहीं ज्यादा हो, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है। हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाला 80 साल का है और उसकी पारिणामिक बुद्धि है ही नहीं, विजडम है ही नहीं, थोड़ी भी नहीं है, राइट। हम्म। तो इसमें कैसे समझना, जो परिपक्व की बात जब समझना है ना, एक ही आदमी की अपेक्षा समझना, मतलब एक ही ओके। आदमी मतलब हम्म। मेरी अपेक्षा समझना। हम्म। सारी जिसको बोलते हैं ना, सब लोग की अपेक्षा मत समझना, कि सब लोग जब बूढ़े होते हैं तो सब लोग वाइज हो जाते हैं, ऐसे मत समझना। एक आदमी जैसे
विनीता जी, मान लीजिए आपके बारे में है कि जब आप 20 साल में थी ना, तो आप बहुत डफर थी, सुपर डफर थी, ठीक है, होता है ना। अब जी डफर इज नॉट अ नेगेटिव थिंग, याद रखना, डफर इज नॉट अ नेगेटिव थिंग, इट इज जस्ट अ कैरेक्टरिस्टिक्स कि आप में सचमुच ही अक्ल नहीं थी, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, आप हम्म, वाइज नहीं थे, ठीक है। हम्म, हाँ, बट जब आप वाइज नहीं थे ना, तो भी 50 साल की उम्र में आपका जो पारिणामिक बुद्धि 20 साल से तो डेफिनेटली ज्यादा है, ऐसा ज्यादा भगवान बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि वो 50 में भी, 50 की उम्र में जो आप दिखा रहे हो ना बुद्धि, वो भी इतनी घटिया है कि आप फिर भी डफर ही माने जाओगे, राइट। और क्या पता आप 80 के भी हो जाओगे, मरने वाली हालत में हो जाओगे, 100 साल के, और तब भी। तब भी आप एकदम डफर के डफर रह जाओगे, राइट। फिर भी कंपेयर टू आपके प्रीवियस एज में से बेटर होगी। ये बात समझ में आया? हाँ ऐसे बिल्कुल। समझना। सो पारिणामिक बुद्धि मेरा और आपका कंपैरिजन नहीं है, मेरा कंपैरिजन मेरी ही कम उम्र और मेरी ही ज्यादा उम्र से है। ये समझ में आया? हाँ उम्र जी। की परिपक्वता से। हाँ, यस। क्योंकि सब लोग की उम्र का देखोगे ना, कि सब लोग जब बूढ़े होते हैं तो वाइज हो जाते हैं, फिर ये थियरी बैठेगी नहीं आपकी, ठीक है। क्या अपेक्षा। क्यों क्यों मैं जैसे जैसी उम्र में बढ़ती चली जाती हूँ, क्यों मेरे को बुद्धि ज्यादा आती है? क्योंकि मैंने दुनिया ज्यादा देखी है ना, दुनिया में डेफिनेटली ज्यादा देखी होगी, ठीक है। इसलिए ज्यादा दृष्टांत आ रहे हैं, ज्यादा मैं पैटर्न्स ट्रेस कर पा रही हूँ, ज्यादा मैं चीजें देख पा रही हूँ, ठीक है। इस वजह से मेरी पारिणामिक बुद्धि बढ़ रही है। समझ में आ गया? हम्म। सोनल, यू आर टोटली राइट, कंपैरिजन टू द सेम पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट है, फोर्थ पॉइंट है, पारिणामिक बुद्धि से किए गए कार्य से इहलोक और तथा परलोक में हित होता है, और अंत में मोक्ष की उपलब्धि होती है। देखो, इससे इहलोक और परलोक, व्हाट इज इहलोक एंड परलोक? मैं, देखो, उत्पातिक बुद्धि से तो आपका सिर्फ इहलोक सुधरता है ना, परलोक तो नहीं सुधरेगा ना हम्म। उत्पातिक बुद्धि से। समझ में आया? पर पारिणामिक बुद्धि से जो कि आप पैटर्न्स क्रिएट करते हो, पैटर्न्स, राइट, आप इस लोक के साथ साथ आप परलोक को भी आप सुधार सकते हो। जैसे मैंने आपको बोला ना कि आप पैटर्न्स बनाओ ना, कि आपने क्या। करंजा बुद्धि में किस चीजों पे वर्क कर रहे हो। पैटर्न देखो कि वही बुढ़ापे में 100 साल की उम्र में भी करोगे, और वो मरने के बाद अगले भव में भी वही कर रहे होगे। होता है ना कि कोई आदमी भद्र है, बहुत अच्छा इंसान है, तो वो अगले भव में भी जाके वो अच्छा ही बनेगा। और कोई क्रूर है, तो वो पैटर्न्स भी तो वही जाते हैं ना, पैटर्न्स भी तो, चंड कौशिक सांप जब गुस्सा आ रहा है तो अगले भव में भी गुस्से वाला, अगले भव में भी, वो पैटर्न्स क्रिएट होते हैं। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पारिणामिक बुद्धि से किए गए कार्य में इस लोक और परलोक में, उत्पातिक बुद्धि में इस लोक और परलोक नहीं आ रहा है, इसमें इस लोक को के साथ साथ आप परलोक को भी संभाल सकते हो, ठीक है। मतलब फ्यूचर के पैटर्न्स को संभाल के, फ्यूचर में क्या आपका भला हो सके, वो पैटर्न्स भी आप अभी क्रिएट कर सकते हो। और अंत में मोक्ष की उपलब्धि होती है, यदि आपको अच्छी तरह से आप लॉजिकली कॉज एंड इफेक्ट को जानते हो, अच्छी तरह से उम्र के साथ साथ आपको विजडम आती है जो लोगों को देखते हो, ठीक है। तो आप में क्या आ जाता है, मोक्ष तक साध लेते हो, मोक्ष तक। मैं एक मारासा के पास बैठी थी, मैंने बोला था मारासा, आगम्स को छोड़ के और क्या क्या किताबें पढ़नी चाहिए। तो मारासा ने मुझे बोला था कि जो हमारे महापुरुष हो गए, मतलब तीर्थंकरों की बात छोड़ो, बाद में भी तो जो आचार्य हुए ना, आचार्य मतलब बड़े बड़े लोग जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया, उनकी जीवनी पढ़ो। जीवनी का मतलब होता है खुद की लाइफ की स्टोरी पढ़ो, बायोग्राफी। बायोग्राफी। तो जीवनी पढ़ने से, मैंने बोला उसमें क्या, मैंने कहा हाउ बोरिंग कैन दैट गेट, मतलब इट्स लाइक मुझे क्या फर्क पड़ता है कि मेरे आचार्य ने इस उम्र में दीक्षा ली, ऐसा हुआ तो ऐसा कर लिया, मेरे आचार्य ने ऐसे करने पे ही किया। मैंने कहा जीवनी पढ़ने से क्या फायदा होता है? मैंने ऐसे ही, मतलब आई वाज लाइक नॉट इंटरेस्टेड, मुझे लगा दैट्स हिस्ट्री, व्हाई माय रिलीजन इज नॉट हिस्ट्री सेंट्रिक, डू यू अंडरस्टैंड? माय मेरा धर्म हिस्ट्री सेंट्रिक नहीं है। हिस्ट्री सेंट्रिक का नहीं होने का मतलब ये है कि यदि महावीर स्वामी भगवान को मैं नहीं भी पूजूं, राइट, पर महावीर स्वामी भगवान ने जो प्रिंसिपल्स बताए हैं, कि श्रावकपना बताया है, साधुपना है, वो भी यदि मुझे पता होगा, मैं वो पाल के भी आगे बढ़ जाऊंगी। आई डोंट नीड टू नो अबाउट महावीर स्वामी भगवान। मुझे महावीर स्वामी भगवान के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, कि किस उम्र में वो पैदा, मतलब वो पैदा हुए तो कितनी उम्र में ये किया, कितनी उम्र में दीक्षा ली, कितनी उम्र में डेथ हुई, कुछ नहीं भी पता होगा, तो भी मेरे को उन्होंने क्या बोला से मैं आगे बढ़ सकती हूँ।
तो महाराज साहब ने मुझे बोला था, नहीं, जब हम जीवनी पढ़ते हैं ना उन लोगों की, तो हमको मोटिवेशन मिलता है कि वैसे काम करो। वो उनसे हम इंस्पायर होते हैं और रियलाइज होता है कि देखो वो कितने ग्रेट कोई कहाँ से कहाँ निकल गए। छोटी सी उम्र में वो भी, उनके पास भी वही 100 साल थे, हमारे पास भी वही 100 साल है, पर वो कहाँ से कहाँ निकल गए। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, उस 100 साल को कैसे यूज कर रहे हैं देखो। तो महाराज साहब ने मुझे बोला था, तब मुझे रियलाइज हुआ था पहली बार कि हाँ, जीवनी पढ़ने में भी बहुत फायदा है। अदरवाइज मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगती थी जीवनी पढ़नी। ये मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ कि पारिणामिक बुद्धि में, राइट, किसी की जीवनी पढ़ो ना, तो उसमें आप बहुत ज्यादा कुछ सीख सकते हो, बहुत कुछ सीख सकते हो। ठीक है, दूसरों के अनुभव से सीख सकते हो, दूसरों की गलतियों से सीखते हो, दूसरों दूसरों के सही करने से सीख सकते हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, इट्स अ वेरी स्मॉल एंड स्टूपिड एग्जांपल, बट फिर भी मैं आपको बताती हूँ वो एग्जांपल। मैंने ना धर्म जैसे आज से 25 साल पहले मान लो चालू किया, तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड उसके पहले के हैं, बहुत पहले के, मतलब बचपन के हैं, छोटे होते, व्हेन आई वाज अ किड, एंड स्कूल के हैं, कॉलेज के हैं। मोस्ट ऑफ देम जैन नहीं है, तो उनको समझ भी नहीं आता भैया मैं कर क्या रही हूँ। डू यू अंडरस्टैंड? सो नोबडी नोज कि मैं कर क्या रही हूँ। सो जो जैन है उसको फिर भी समझ में आएगा कि ठीक है यार, ये आगम्स पढ़ती है, आगम्स क्या है, उनको कुछ तो बेसिक नॉलेज होगा, तो वो समझ में आ जाता है। बट मेरे जो फ्रेंड्स है ना, जिन जो जैन नहीं है, और जो मेरे फ्रेंड्स है ना, तो मैं उनको पूछती हूँ ना कि मैं धर्म करती हूँ, तो उनको उनको लगता है धर्म तो हम भी करते हैं, राइट? तो धर्म तो हम भी करते हैं, बट व्हाई इज दैट द ओनली थिंग यू डू? जैसे वो मुझसे पूछते तुम वही क्यों करती हो, तुम कुछ और भी करो। तो मेरी एक फ्रेंड ने यहाँ तक बोल दिया था कि तेरे को देख के लगता था तू दुनिया में बहुत आगे जाएगी, राइट? हाँ। तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहते हैं आशी यू हैड पोटेंशियल, मतलब यू हैड पोटेंशियल। तो मैंने कहा क्यों, मैं कहीं नहीं गई। ये नहीं आशी, व्हाट आर यू डूइंग, यू जस्ट डूइंग, कुछ भी नहीं करती, यू जस्ट अ हाउसवाइफ, एंड तू सिर्फ अपना धर्म ध्यान करती है। तो मैंने कहा ओके। तो कहती है धर्म ध्यान तो मैं भी करती हूँ, पर उसके साथ मैंने कुछ कितना बहुत कुछ कर लिया। ठीक है, वो अपनी चीजें गिनाने लगी कि मैं तो ये करती हूँ, वो करती हूँ, एंड शी मस्ट हैव अचीव्ड अ लॉट। ठीक है, प्रॉब्लम आता है कि मैं ऐसे फ्रेंड्स को कैसे समझाऊं, राइट, कि जो मैं जैनिज्म में भी जो मैंने अचीव किया, इट्स अ गुड लेवल अचीवमेंट, मतलब आई एम हैप्पी विद माय अचीवमेंट। ठीक है, क्योंकि उन लोगों का, यदि वो हिंदुइज्म में रिलीजन, वो धर्म करते हैं, इट्स मोस्टली लाइक रेपिटेटिव होता है ना, दिया कर दिया, आज ये कर दिया, आज सोमवार है तो ये कर दिया, मंगलवार है तो स्टोरी पढ़ ली, भजन गा लिया, इट इज फॉर दैट। पर हमारा धर्म ऐसा नहीं है, मेरे को तो पूरा डिग करना पड़ता है, चीजें निकालनी पड़ती है आगम में से, बहुत स्टडी है, बहुत समायके हैं, बहुत समझना है वो महावीर स्वामी भगवान की बातें। तो मैं उन लोगों को ना समझा ही नहीं पाती हूँ। तो मैं क्या बोलती हूँ कि यस आई एम अ नोबडी, मैं कुछ नहीं हूँ, तुमको लगता है, बट मेरे जैन फील्ड में मैं कुछ हूँ। डू यू अंडरस्टैंड? जैन फील्ड में जो जैनी बंदा है ना, वो समझ पाएगा कि आई एम समथिंग। डू यू अंडरस्टैंड? ये मैं बताती हूँ। पर मैं बोलती हूँ यार, तुम्हारे फील्ड में तुमको लगता है आई एम अ नोबडी, एंड आई, मतलब आई अंडरस्टैंड तुम्हारा रिफ्लेक्शन, बट डजेंट मैटर। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि ये मेरे बेस्ट फ्रेंड्स थे, और ये मुझे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स थे, मेरे को बहुत प्यार करते हैं, मेरा बहुत हित चाहते हैं, मेरे को हेल्प करते हैं, और मैं भी उनकी हेल्प करती हूँ। तो वो चाहते हैं कि मैं एकदम हाईएस्ट लेवल पे पहुंचूं, बट मैं उनको समझा नहीं पाती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। समझ में आया? मेरी इंपॉर्टेंस, मैं क्या कर रही हूँ, वो समझा नहीं पाती हूँ। तो थोड़ी देर के समझाने के बाद मुझे लगता है कि मैं ज्यादा बोलूंगी ना कि मैं जैन धर्म बहुत अच्छा करती हूँ, तो उनको लगेगा देखिए तुम मान कर रही है, फिर वो सब सुनाएंगी कि आशी मैं मान नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं वो भी नहीं आर्ग्यूमेंट करती हूँ। राइट, बताऊं तो बताऊं कैसे? फिर मैं बोलती चल छोड़, आगे चलते हैं, अपन दूसरी बातें करते हैं। ठीक है, सो ये प्रॉब्लम मेरे पास था कि बचपन के फ्रेंड्स, 25 साल के बाद के फ्रेंड्स की बात अलग है, उन फ्रेंड्स को कैसे समझाओ कि तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, दे वुड नॉट अंडरस्टैंड। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मेरी सिस्टर, ठीक है, तो मैं समायक करती थी तब, अभी करने लगी हूँ ना, अभी आपको बताया धर्म सीखने लगी हूँ। तो मुझे बोलते हैं रानी क्या है, एक समायक करती थी, अब 2 समायक करती, तूने धर्म क्या करा, 1 से 2 प्याई और हुआ क्या? तब मैंने उसको एक अच्छे से लेटर लिख के बताया कि समायक भले ही मैं 2 करती हूँ, लेकिन तुम जो बात बात पे गुस्सा होती हो, जो करती हो, वो मैं नहीं करती हूँ। मैंने उसको समभाव की चीज बताई कि मुझे किस किन चीजों में समभाव आया है, जो
मैंने अपना जैन धर्म से सीखा है। विनीता जी, आप है ना बहुत अच्छे से ना अपनी बात को व्यक्त कर सकते हो। आई थिंक यू शुड स्टार्ट टीचिंग ऑल्सो, आई एम रियली टेलिंग यू, क्योंकि अभी तक आपको सब टॉपिक्स आ चुके हैं, तो आई थिंक यू शुड गेट इन टू टीचिंग। कई बार है ना, व्यावच इज ऑल्सो एन एरिया जिसमें आप डेवलप हो सकते हो विनीता जी, ठीक है? डाइवर्सिफाई इनटू दैट, आई एम टेलिंग यू, इट्स अ गुड एडवाइस। तो क्योंकि आपकी बात है ना हिट भी करती है। क्यों हिट करती है? क्योंकि चारित्र यदि अंदर होता है ना, तो वो चीजें ज्यादा हिट करती है। सो आई थिंक यू शुड स्टार्ट नाउ, क्योंकि पता नहीं ये जो पुण्य प्रकृति का उदय रहता है ना, कि जब आप इस लेवल की वाक मतलब लब्धि होती है, बोलने की लब्धि, कि कुछ बोलो और सामने वाले पे इम्पैक्ट हो जाए ना, ये बहुत कम टाइम रहती है विनीता जी। ये कब खत्म हो जाएगी पता नहीं लगता है विनीता जी। तो अभी जब है तो उसको यूज कर लो जितनी यूज करना है विनीता जी। शर्मा शर्मी में मत रहो कि किसको पढ़ाऊं, कैसे पढ़ाऊं, चाहे एक स्टूडेंट मिले उसको पकड़ के पढ़ाओ विनीता जी, ठीक है? एनीवे, तो मैं आपको ये स्टोरी बता रही थी कि मुझे हमेशा समझ नहीं आता था कि यार मैं उन फ्रेंड्स को, अपने लोगों को कैसे समझाऊं कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं एक बार अभी बड़ौदा गई थी, तो वहां पे एक बड़वाला संप्रदाय के आचार्य के सामने सरदार गुरु के पास बैठी हुई थी, ठीक है? उन्होंने बहुत 13-14 की उम्र के अंदर उन्होंने को वैराग्य था और दीक्षा वाले भाव थे, और पूरे दीक्षा ले ली थी यार 14 की उम्र में। तो अचानक उन्होंने अपने बताया है कि थोड़े दिन पहले उनका बचपन का फ्रेंड कोई होता है ना, जब 10 इयर्स के जब हम खेलते थे साथ में, ऐसे 3 फ्रेंड्स थे, राइट? उनमें से वो एक फ्रेंड आया अचानक मुझे मिलने, राइट? अभी उनकी उम्र ऑलमोस्ट 80 के आसपास होगी, 80 प्लस ही होगी, आई एम श्योर 80s में होंगी। इट मीन्स 70 इयर्स हैज पास्ड, एंड दैट चाइल्डहुड फ्रेंड जो 10 साल की उम्र में था फ्रेंड, वो आया मिलने। तो कहता है कि वो आया, तो उसने मुझसे पूछा, मैंने पहचाना, तो मैंने उसको बताया हाँ मैंने पहचान लिया, तुम ये हो वो है, बात इतनी बात हुई। कहते हैं बाद में ना हम लोगों ने सिर्फ जैन धर्म की बात की, और मैंने उसको बताया निकल जा इससे और मोक्ष में चला जा। मतलब वो आचार्य भगवंत ने 10 साल जो उसने साथ में बिताए पहले, मतलब दीक्षा के पहले जो बिताए, उस पे उन लोगों ने ड्वेल नहीं किया, उस पे उस वो नहीं रहे। ये लड़का जो उसका बचपन का दोस्त था, वो जैनी नहीं था। जैनी नहीं होने से ना प्रॉब्लम बढ़ जाती है, दे डोंट नो कि हम लोग क्या करते हैं, ठीक है? उनको ये पता है कि भैया कुछ धर्म करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, पर क्या करते हैं दे डोंट अंडरस्टैंड दैट। सो उन्हों तो मैंने उनको बताया कि यदि वो जैनी नहीं था, तो आपको ऑड नहीं लगा कि कैसे उसको समझाऊं, कैसे उसको बताऊं कि मैं जो कर रहा हूँ वो भी ग्रेट हूँ, क्योंकि मैं तो एक आचार्य बन गया हूँ। आचार्य बन गया हूँ मतलब अपने फील्ड में कुछ ग्रेट हूँगा। मेरे अंडर कितने लोगों को मैंने दीक्षा दी है, कितने मैंने श्रावकों को धर्म में बांध के रखा है, कितने लोगों को प्रतिबोध दिया है, राइट? सो मैंने कहा कि वो सब नहीं कहते, वो नहीं समझेगा, क्यों समझाऊं? उसको बस प्रतिबोध दे दिया, मेरे पास तो जो भी आएगा मैं प्रतिबोध दूंगा, राइट? तो कहते यदि वो 10 साल का था तब वो मेरा फ्रेंड था, अभी भी मेरे पास आया तो मैंने उसको वही बोला। तो मैंने कहा उसको समझ आया? कहते नहीं भी समझ में आए मैं तो यही काम करूंगा। वट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, उसको अपने फ्रेंडशिप की टेंशन नहीं थी कि मेरे फ्रेंड्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वो आचार्य को अपने फ्रेंड्स की टेंशन नहीं थी कि व्हाट विल माय फ्रेंड्स थिंक अबाउट मी। यू अंडरस्टैंड कि यार ये एब्सर्ड चीज है यार, दीक्षा लेके बैठ जाओ, ये क्या करके बैठे हो, राइट? हाँ, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है, पर मुझे ये टेंशन है। समझ में आया ये जो 2 चीज़ें बोल रही हूँ, कि मुझे ये टेंशन थी कि मैं उन लोगों को क्या समझाऊँ, कि व्हाट एम आई डूइंग? ये चीज़ें जो मैंने आपको बोली ना, ये पारिणामी की बुद्धि के अंदर है, कि जैसे-जैसे उम्र परिपक्व होगा ना, राइट? हम जब मोक्ष साधते हैं, तो ये सारी चीज़ें विल फॉल इंटो प्लेस, जो अभी हमको नहीं समझ में आती है, पर जैसे-जैसे उम्र बढ़ती चली जाएगी, ये चीज़ें सॉर्ट आउट होगी, और हमको फिर फ़र्क भी नहीं पड़ेगा भैया तुम क्या मेरे बारे में सोचती हो। बचपन में तुम यू थिंक आई हैव डन नथिंग, अचीव्ड नथिंग इन लाइफ, आई एम जस्ट अ हाउसवाइफ, बिकॉज़ टेक्निकली देखा जाए तो आई एम अ हाउसवाइफ, राइट? टेक्निकली व्हाट एम आई? राइट? आई एम नॉट अर्निंग एनीथिंग। जो आदमी पैसे नहीं कमाता उसकी वैल्यू क्या हाउसवाइफ की होती है, राइट? सो मेरे बच्चे कई बार मुझे बोलते हैं मम्मा, जब ऑक्यूपेशन में होता है ना कि बच्चों के एडमिशन फॉर्म्स में होता है ना कि मदर्स का ऑक्यूपेशन क्या होता है, तो मेरी बेटी हमेशा बोलती है मम्मा लिखो टीचर, यू आर अ टीचर, एटलीस्ट राइट टीचर, इफ यू डोंट वांट टू राइट एनीथिंग फाइन, लिख दो टीचर इन फिलोसफी और कुछ भी लिख दो। मैंने बोला फर्क नहीं पड़ता, हाउसवाइफ लिख दे। कहती है नो, आई वोंट राइट हाउसवाइफ, आई राइट यू एज अ टीचर, राइट? ये चीज मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि जैसे जैसे उम्र की परिपक्वता आती चली जाती है, तब तक ये जो इश्यूज जो जो स्टूपिड इश्यूज हैं, जो आज मुझे इश्यू लग रहे हैं, राइट?
कैसे समझाऊं उनको? वो फिर इशू ही नहीं रहेंगे। वो क्या लगेगा, ठीक है यार, मेरे को पता है मैं कहाँ पे पहुंची हूँ, क्या कर रही हूँ। आई हैव माई ओन, आई डोंट हैव टू गिव एजेंडा कि मैंने अपनी लाइफ में इतने पैसे कमाए, इतने एफडीज की, इतने घर बनाए, राइट? इतना मैंने ये किया, इतना मैंने किया। मैंने कहा मुझे कुछ बताने की जरूरत है। आई डोंट नीड टू शो माई सर्टिफिकेट्स एंड व्हाट आई हैव डन इन लाइफ। आई नो व्हाट आई हैव डन इन लाइफ। ये भी पारिणामी की बुद्धि से आचार्य भगवंत में थी और मेरे में नहीं थी। मैंने आपको बताया ना, थोड़ा इफ्स एंड बट्स था मेरे में। लाइक आई वाज लाइक व्हाट विल दे अंडरस्टैंड, राइट? ये जो चीजें उम्र की परिपक्वता से आती है, उम्र की परिपक्वता से कई चीजें हम सॉर्टेड हो जाते हैं। फिर हमको वो चीजें बॉदर ही नहीं करती जो चीजें हमको 50 की उम्र में बॉदर करती थी। ठीक है? जो 20 की उम्र में आपको बॉदर करती थी, जो 50 की उम्र में आपको टेंशन रूप में थी, वो आपको 80 साल में आपको टेंशन ही नहीं होगी। आप बोलोगे ठीक है यार। समझ में आया? ये जो चीजें होती है ना, ये परिणामी की बुद्धि के अंतर्गत आती है। ये परिणामी की बुद्धि की डेफिनेशन खत्म हुई। ठीक है? तो लेकिन जो चीज, सॉरी है, जो चीज हमको 25 से 30 साल की उम्र में हर्ट करती थी या जो करती थी, आपकी क्लास अभी जो ज्वाइन करी है, तो वो धीरे धीरे सब खत्म होती जा रही है। हाँ, वो पारिणामिक बुद्धि से हो रही है या आपके सिखाने से हो रही है? देखो, मैं परिणामी की बुद्धि भी हो सकती है। मैं आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि मैं भी बहुत दृष्टांत देती हूँ, एग्जाम्पल्स देती हूँ, कॉज एंड इफेक्ट बताती हूँ। कॉज एंड इफेक्ट बताती हूँ ना, कर लो बेटा, गाली दे लो, चंड कौशिक की तरह खुंदक खा के गालियां देते रहो, राइट? बन जाओगे सांप, फिर दृष्टि में सांप भी बन जाओगे, राइट? मैं भी तो आपको कथानुयोग से सिखा रही हूँ ना। कथानुयोग में क्या है? व्हाट इज कथानुयोग? स्टोरीज से मैं आपको पढ़ाने का दृष्टांत दिखा रही हूँ ना। कॉज एंड इफेक्ट मतलब ये करोगे तो ये होगा। मैं आपको लाइफ के आसपास से एग्जाम्पल देके क्या एग्जाम्पल दे रही हूँ, देखो आप भी ये गलती कर रहे हो, आपका ये फ्यूचर है, आप ये अच्छा कर रहे हो, ये आपका फ्यूचर है। यही तो बता रही हूँ ना, राइट? सो एक एंगल से देखो तो मैं द्रव्यानुयोग नहीं पढ़ा रही, मैं आपको थियोरी नहीं पढ़ाती हूँ। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता के, मैं आपको कथानुयोग से मैं आपकी डेली लाइफ में परिणामी की बुद्धि को ही तो चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। परिणाम, परिणाम से क्या होगा? परिणाम मतलब पैटर्न्स बता रही हूँ कि देखो संसार में महावीर स्वामी भगवान ने एक बार, वो कौन से नाइसार के भव में तो सम्यक दर्शन था। फिर किस भव के अंदर ऋषभदेव भगवान का बेटा पोता था, वो कब था? मरीचि। हाँ, मरीचि के भव में वो सम्यक दर्शन से गिरा। जो जीव, कितने भव लग गए उसको वापस सम्यक दर्शन में आने के लिए। और बेटा जो कि ये एक बार गंध मचाया, आप मिथ्यात्व में गिरे, तो गिरे तो इतने गिरे के साथ ही नरक तक गिर गए, राइट? स्टोरीज ही बता रही हूँ ना मैं आपको, पैटर्न्स ही तो बता रही हूँ ना। पैटर्न्स का मतलब समझ में आ गया ना? पैटर्न। तो आप भी गिर जाओ, मिथ्यात्व में जाओ, आप भी भैया कर लो जो करना है। जो भी कषाय जो महावीर स्वामी भगवान के जीव ने 7वीं नरक में जाने प्रायोगिक किए थे, भैया वो कर लो, पहुंच जाओ 7वीं नरक में, राइट? फिर वो पैटर्न ये भी तो दिखता है ना कि कैसे वो बाहर निकले, कैसे उन्होंने वापिस धर्म की साधना करके कैसे धीरे धीरे मोक्ष में गए। पैटर्न ही तो दिखाता है ना, राइट? सुख विपाक सूत्र में 2 विपाक है, एक सुख विपाक है और एक दुख विपाक है। तो दोनों से आप पैटर्न्स ही तो क्रिएट कर रहे हो ना, पैटर्न्स बना रहे हो, और आपको समझ में आ रहा है। दृष्टांत तो अलग अलग एग्जाम्पल्स भगवान दृष्टांत दे रहे हैं, तो वो भी तो आपकी परिणामी की बुद्धि बढ़ा रहे हैं ना। आपको क्यों इतनी जल्दी समझ में आ गया कि यार मैं भी कुत्ते बिल्लियों की तरह मैं लड़े पड़ रही हूँ, क्रोध में पूरा दिन झुलस रही हूँ कि मेरे साथ ठीक नहीं हुआ, उसने मेरे को साड़ी ठीक नहीं दी, और उसने मेरे को पैसे जो कम दिए, और उसने पूरा खर्चा मेरा हो गया, और उसने तो पैसे नहीं दिए, राइट? विनीता जी, हमको गुस्सा आता रहता है ना छोटी छोटी चीजों पे, राइट विनीता जी? हाँ, पर हम ये रियलाइज ही नहीं करते हैं कि कॉस्मिक जो कर्म जो मतलब कर्म का एक कॉस्मिक सर्कल होता है। मान लो मैंने आज आपके पैसे ले लिए, किसी भी तरह से उल्लू बना के आपसे पैसे ले लिए, राइट? तो आप चिंता ना करो, किसी न किसी भाव में तो वो इक्वेट हो ही जाएगा। क्योंकि कर्म थियरी बोलता है कि वो इक्वेट मतलब वो कर्म थियरी को बैलेंस करेगा ही करेगा, करेगा ही करेगा। तो आपके मान लो पैसे चले भी गए, आपको किसी ने लूट लिया, होता है ना विनीता जी, आपको किसी ने चोरी कर ली, राइट, आपके घर से, तो दुख होगा, पर इतना भी दुख नहीं होगा। क्योंकि आप में परिणामी की बुद्धि क्या बोल रहा होगा? चोरी करके आई थी इसलिए चोरी हो गए, राइट? आपको दुख होगा, पर इतना दुख मतलब दुख के मारे आपका हार्ट अटैक होके आप रोते पिलकते नहीं रहोगे। समझ में आया? हाँ, आप उसमें से भी कुछ अच्छा ढूंढ लो, निकालोगे।
ठीक है, पैटर्न्स में से। तो ये चीजें भी परिणामी की बुद्धि की अपेक्षा ही है विनीता जी, ठीक है। अभी हम लोग है ना यहाँ पे स्टोरीज पढ़ेंगे, ठीक है। स्टोरीज से भी आपको काफी चीजें सीखने को मिलेगी, बट मैं परिणामी की बुद्धि में ना आपको कुछ चीजें चलिए पहले स्टोरीज पढ़ लें, सो दैट ये थ्योरी तो आपको समझ में आ गई है कि ये उम्र के साथ साथ बढ़ती है, पर ये एक आदमी की अपेक्षा बढ़ती है। जरूरी नहीं एक आदमी की परिणामी की बुद्धि की दूसरे के साथ कुछ भी लेना देना नहीं हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि कोई जीव में वो मर गया 100 साल की उम्र में और उसमें परिणामी की बुद्धि रत्ती भर भी नहीं थी, दैट इज ऑल्सो ट्रू। ऐसा भी हो सकता है। तो ये मत मुझे बोलना कि उम्र से आती है तो वो बूढ़े में होनी चाहिए। नो, नॉट ऑल ओल्ड पीपल आर वाइज, प्लीज, नॉट ऑल ओल्ड पीपल आर वाइज। समझ में आया? ठीक है। तो हम यहाँ स्टोरीज का क्या करें ये बताइए। ये स्टोरीज बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो मैं इसका या तो शॉर्ट में करके बता दूं या तो मैं इसका कंक्लूजन करूं। क्या करूं? पढ़ने वाली तो मैं डेफिनेटली नहीं हूं। रिंकी दीदी क्या करना चाहिए? एनी सम आइडिया कि मैं स्टोरीज का क्या करूं? शॉर्ट में बोल सकते हैं? और क्या शॉर्ट में सुना बता दो आप, एसेंस बता दो स्टोरी का, क्या है मोरल ऑफ द स्टोरी। ठीक है, ठीक है। अभय कुमार की स्टोरी, अभय कुमार की बुद्धि की स्टोरी आती है। तो अभय कुमार आपको भी पता है श्रेणी का बेटा होता है, राइट। तो बेसिकली ये वो टाइम की बात दिखा रहे हैं जब चंड प्रद्योत एक और राजा था, दूसरे कंट्री का राजा था। याद है चेड़ा राजा जो था ना, उसकी 6 बेटियां थी, राइट। तो एक उस वक्त जितने भी ग्रेट ग्रेट राजा थे ना, सबके पास चेड़ा राजा की बेटियां थी, मतलब सब देवर ऑल सिस्टर्स, राइट। सो ये दोनों लोगों में ना आपस में, दो राजाओं में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ठीक है। तो दोनों की जो वाइव्स आर सिस्टर, रियल सिस्टर्स, राइट। इसका मतलब शिवा देवी और चेलना दोनों सिस्टर है। तो श्रेणी की वाइफ चेलना है और चंड प्रद्योत की शिवा देवी है। शिवा देवी 16 सतियों में भी है और बहुत ही बढ़िया सम्यक दृष्टि है। बट दिस चंड प्रद्योत राजा इज लाइक अ क्रेजी गाय। तो सारे उल्टे सीधे काम करवा लो भैया इससे, ठीक है। आगम में आप स्टोरी में ऐसे आते हैं। होता है कई बार वाइफ सम्यक दृष्टि, बहुत धर्म ध्यान, बहुत आगे, और हस्बैंड इज लाइक ट्राइंग टू डू एवरीथिंग रॉन्ग। तो एक बार क्या होता है, ऐसे ही किसी बात से उकसाने से ना चंड प्रद्योत उकसाता है कि भैया तू अपना बीवी दे दे, तू ये हाथी दे दे, और तू मुझे ये दे दे, और नहीं तो मैं तेरे कंट्री का बाजा बजाऊंगा। तो यही चीज वो भी बोल देता है कि ठीक है तेरे को ऐसा लगता है ना, तो तू भी मुझे ये दे दे, अपनी वाइफ दे दे, ये दे दे। इस तरह से आर्ग्यूमेंट हो जाता है, दोनों में युद्ध हो जाता है, ठीक है। तो वॉर लाइक सिचुएशन आ जाती है। अब वॉर लाइक सिचुएशन में याद रखना, जो जीतता है ना वो भी एक तरीके से हार जाता है, क्योंकि उसका भी इतना गंदा नुकसान हुआ होता है। पैसे का नुकसान नहीं होता होता है, ह्यूमन बींग्स मरे होते हैं, उसके भी प्यारे जन मरे होते हैं। इसलिए जो जीतता भी है ना युद्ध में, उसके लिए भी कोई हैप्पी टाइम नहीं होता है। ये जान करके वो वॉर लाइक सिचुएशन जो होता है ना, अभय कुमार उसको डिफ्यूज करता है। कैसे डिफ्यूज करता है? वो अपनी उत्पातिक बुद्धि से डिफ्यूज करता है, ठीक है। तो चंद प्रद्योत को समझ में आ जाता है कि मुझे अभय कुमार बहुत इंटेलिजेंट है, मुझे वो आदमी चाहिए। तो वो बोलता है कि मुझे वो किसी भी तरह से उसको पकड़ के लेके आओ। तो वहां पे एक वेश्या होती है। मैंने बताया ना, वेश्या पुराने जमाने में इज नॉट कंसिडर्ड बैड पर्सन। आजकल के जमाने में यदि मैं आपको बोलूं कि कोई वेश्या है तो आप बोलोगे अरे वेरी नेगेटिव कॉनोटेशन। पर उस जमाने में दीज वेश्याज राजा की ऑलमोस्ट स्पाई की तरह काम करती थी। दे वुड हेल्प इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री एंड द सोशल ऑर्डर, ठीक है। हाँ, so they were not considered bad, they were experts at everything, they were experts at डांस से लेके सब सब चीजों में वो एक्सपर्ट हुआ करती थी। तो ये वो वाली वेश्या समझना, आज की टाइम की वेश्या नहीं समझना, ठीक है। तो एक वेश्या जो होती है वो किसी भी तरह से उल्लू बना के अभय कुमार को पकड़वा के वापस चंद प्रद्योत के पास ले जाती है। चंद प्रद्योत के पास जब पहुंच जाता है तो अभय कुमार भी बोलता है चिंता मत करो, मैं भी वापस अपने घर पहुंच जाऊंगा। और किसी भी तरह से वो फिर से वो नाटक करता है और किसी भी तरह से वो अपने घर वापस पहुंच जाता है, क्योंकि उसके पास उत्पातिक बुद्धि होती है, पहुंच जाता है, राइट। हाँ, तो यहाँ पे लिखा है राजा चंद प्रद्योत को पकड़कर इस तरह ले आना अभय कुमार की पारिणामी की बुद्धि थी, राइट। वाय पारिणामी की बुद्धि? क्योंकि वो जो नाटक करता है ना बार बार करने, वो नाटक बार बार रिपीट करता है, बार बार एक आदमी को पकड़ के उस पे जूते मारता है, रोज करता है, रोज परिणाम सेम आ रहे हैं।
और एंड में एक दिन वो क्या करता है, चंद्रपुर जो राजा को ही जूते मार के अपने घर उठा के ले जाता है। सो वो बार बार एक ही परिणाम, देखो परिणाम आर रिपीटिंग, परिणाम मतलब रिजल्ट्स आर रिपीटिंग, राइट। उसको पता है जब रिजल्ट और पैटर्न को मैं रिपीट करूंगा तो एक ही तरह का रिएक्शन आएगा। तो पहली बार 2-3 बार देखा तो रिएक्शन फिर भी था, तो तीसरे चौथे बार रिएक्शन ही खत्म हो गया, तो उसने सोचा अभी टाइम है, मैं कर सकता हूँ। ये पारिणामी की बुद्धि थी उसमें, ये समझ में आ गया? हाँ। दूसरा स्टोरी है दोष निवारण। मैं सारा पीडीएफ भेज दूंगी, जिसके पास है आप स्टोरीज पढ़ लीजिएगा। दोष निवारण, अम, एक आदमी बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी जो बीवी थी ना वो अच्छी नहीं थी। उसका जो गर्भ था ना वो किसी तीसरे आदमी मतलब अनदर गाय के साथ था। तो उसको वैराग्य आ जाता है और वो दीक्षा ले लेता है। दीक्षा के बाद जब वो प्रेग्नेंट वाइफ को देखता है ना, तो उसकी वाइफ है ना उसको एक्यूज करती है और बोलती है कि ये बच्चा तेरा है। अब क्या होता है, उसको टेंशन होता है कि मैं तो निष्कलंक हूँ, इसलिए मेरे चित्त में तो किसी प्रकार का खेद नहीं है, मतलब मैं ऊंचा नीचा नहीं हो रहा हूँ, मुझे कोई ये जो तुम्हारे इल्जाम लगा रही हो ना, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है। किंतु इसके द्वारा किया दोषारोपण से जैन शासन की और श्रेष्ठ साधु की कीर्ति पर धब्बा लगेगा। देखो उस साधु को किस चीज की टेंशन है कि जैन धर्म पे धब्बा लगेगा, ठीक है। ऐसा सोचकर वो शाप देता है। क्या शाप देता है कि यदि मेरा बच्चा है ना तेरे पेट में, तो बहुत आराम से वो बच्चा निकल के, मतलब पेट से निकल के जब प्रसव होता है ना, मतलब जब वो बाहर निकलेगा बड़ा आराम से निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर यदि बच्चा मेरा नहीं है ना, तो तेरा बच्चा बाहर ही नहीं निकलेगा, अंदर ही रहेगा, तेरे को और प्रॉब्लम होगी। ऐसा वो शाप दे देता है। तो जब प्रेगनेंसी में जब फुल टाइम होता है, प्रेग्नेंट बच्चा हो ही नहीं रहा होता है, इससे तो प्रूव हो जाता है ना कि बच्चा उसका नहीं है, राइट। जब वो सॉरी वॉरी बोलती है, जब वो पेन में होती है सॉरी बोलती है, तब वो क्या करता है, वो इस तरह से उसको बोलता है कि ठीक है तेरा हो जाता है, और इस तरह से वो दोनों की रक्षा करता है। ये उसकी, ये मुनि की पारिणामी की बुद्धि थी। इसमें ना 2-3 चीजें मुझे आपको पूछनी है, ठीक है। परिणामी की बुद्धि तो आपको समझ में आ गई है, ठीक है, कि कॉज एंड इफेक्ट, कि उसने कॉज क्रिएट किया, उसका इफेक्ट कॉज किया। मेरा सवाल ये है, क्या साधु ऐसे श्राप दे सकता है? पूजा, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है साधु ने गंदा काम किया, इनफैक्ट अच्छा बोला है कि उसके पास परिणामी की बुद्धि थी साधु के पास। अच्छा बोला, दे रहा है श्राप और है खुद साधु, 5 महाव्रतधारी। पूजा, हाउ इज इट पॉसिबल? कलंक नहीं लगने के लिए जैन धर्म पे उन्होंने ऐसे किया। वेरी गुड पूजा, वेरी गुड। अभी तुमको समझ में आता है कि साधु लोग भी श्राप देने से अलावा झूठ बोलते हैं, हिंसा करते हैं। आपने कभी सुना है कि साधु ने समुद्घात किया? समुद्घात का मतलब पता है ना आपको? वैक्रिय विष्णु समुद्घात कुमार किया, ये किया। हाँ, विष्णु कुमार मुनि ने किया था ना, संघ को हाँ, बचाने विष्णु के कुमार लिए। मुनि ने किया था। तो क्या वो जो समुद्घात किया था, जैनियों को बचा, इतने सारे जैन साधु और लोगों को जो मंत्री मार डाल रहा था, तो क्या इतने लोगों को बचाया उसने? राइट। बट जब उसने खुद ने जब समुद्घात किया था, कौन सा था वो आहरक, कौन सा समुद्घात था? वैक्रिय ही था। तो वैक्रिय समुद्घात किया तो जीवों की हिंसा नहीं होगी, क्योंकि सारे समुद्घात में, केवली समुद्घात को छोड़ के बाकी सारे समुद्घात में हिंसा होती है। तो हिंसा हुई ना? हुई। तो हाउ इज दैट अलाउड? श्राप कैसे अलाउड है? झूठ बोलना कैसे अलाउड है? ये सब चीजें कैसे अलाउड है रिंकी दीदी? संघ की रक्षा के लिए ना, संघ की रक्षा वेरी के गुड, लिए। वेरी गुड। मैंने आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, संघ रक्षा बहुत बड़ी चीज होती है। जब कोई जीव संघ की रक्षा करता है, संघ की सेवा करता है, तो वयावच नाम का एक आभ्यंतर तप चालू हो जाता है। और वो जो तप है ना, वो इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि उससे तीर्थंकर नाम गोत्र जैसे पुण्य प्रकृति के कर्मबंध की मतलब का वर्णन आ जाता है। तो इसलिए आपको ये समझ में आया कि आप अपनी कोई भी हरकत ऐसी ना करो जिससे अपने आप को नहीं, पर जिन शासन को पे उंगली ना उठे, राइट। कई लोग ऐसे करते हैं, हस्बैंड से खासकर लड़ मरते हैं। क्या मरते हैं? हस्बैंड बोल रहा है ये मत करो वो मत करो, लड़ मरते हैं हस्बैंड से। क्या करते हैं? जिद में आके हम तो करेंगे। फिर अल्टीमेटली गालियां किसको पड़ती है? जैन धर्म को पड़ती है ना। क्या बोलेगा हस्बैंड? व्रत करती रहती है, करती रहती है, अब देखो तबीयत खराब हो गई, राइट।
पता नहीं क्या शौक चढ़ा हुआ है व्रत करने का। महाराज साहब भी ऐसे हैं, महाराज साहब के पास जाओ जबरदस्ती पचखान दिला देते हैं, राइट? खुद को सोचो ना, खुद क्या करना है, गो इन अ बैलेंस्ड वे, राइट? बट इस तरह से कभी भी अपने हरकत की वजह से जैन धर्म पे आंच नहीं आनी चाहिए। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। प्लीज अंडरस्टैंड, अपनी रक्षा करो ही मत, मर जाओ फर्क नहीं पड़ता, पर जिन शासन की रक्षा करनी चाहिए तुमको, हर जीव को करनी चाहिए, ठीक है? जब हम संथारे के यहाँ पे हुआ था ना, संथारा को इलीगल हुआ था ना, कुछ घोषित हुआ था, क्रिमिनल ऑफेंस बनाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। सुसाइड हम लोग सुसाइड के लेवल पे डाला था। पूरे इंडिया में सब लोग, हर सिटी में कुछ ना कुछ हो रहा था, पूरी जैन कम्युनिटी आई थी। वो यही था, जैनिज्म को अपने मूल स्वरूप में बचा के रखना है, उस पे कुछ भी हानि नहीं होनी चाहिए, जिन शासन को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। कौन करेगा? हम ही तो करेंगे ना। एंड व्हेन यू आर डूइंग दैट, दैट इज द हाईएस्ट लेवल। समझ में आ गया? ये पारिणामिक बुद्धि के अंतर्गत नहीं है, फिर भी मैं आपको ये बता रही हूँ क्योंकि ये चीजें हमको बार बार घुसनी चाहिए। क्योंकि हम जैसे लोगों को यदि ये सिखाया जाता है अहिंसा करके बैठ जाओ, तो बता रही हूँ साधु भी, जैसे रिंकी दीदी ने बताया, विष्णु कुमार की स्टोरी आती है, जिसने साधु होने के बावजूद भी ऐसी बहुत चीजें की, चाहे वो हिंसा इन्वॉल्व थी, बहुत कुछ किया, जिसकी वजह से कितने जैन साधु और श्रावक मरने से बच गए। एनीवे, दोष निवारण। सो ये साधु की परिणामी की बुद्धि थी। थर्ड स्टोरी, अति आहार का परिणाम। एक हस्बैंड वाइफ होते हैं, दे वेरी, मतलब राजा रानी होते हैं, दे वेरी वेरी लविंग टू ईच अदर। एक बार ज्यादा खा लेने से पेट में अपच हो जाता है। अपच हो जाने से होता है ना, कई बार गंदी स्मेल आती है। हम लोग को भी यदि पेट खराब होता है, वी स्मेल, अदरवाइज हमको, हमारे में स्मेल नहीं आएगी यदि हम कितने दिन भी नहीं नहाए, महारासा नहीं नहाते, उनमें से स्मेल नहीं आती है। तो उसके बॉडी में जब मुंह से दुर्गंध आने लगी, तो उसकी विचारधारा क्या चली कि ये शरीर कैसा असूचिमय है। और ऐसे सोचते सोचते उसके उसके दिमाग लॉजिकल इवॉल्व होने लगा कि मेरा पेट खराब, इतना अच्छा अच्छा खाने को मैंने गंदे में कन्वर्ट किया। क्यों गंदा हुआ? क्योंकि शरीर ही मतलब सुसु मतलब बेकार है, अशुचिमय है। फिर वैसे करते करते वो अशुचि भावना में इतना आगे चला गया कि धीरे धीरे करके उसको केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। अभी देखो, उसने स्टार्ट कहाँ से किया? मेरा पेट खराब है, मेरा मुंह में से गंदी स्मेल आ रही है, वहां से अशुचि भावना, अशुचि भावना से ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, करते करते लॉजिकल एवोल्यूशन ऑफ थॉट प्रोसेसेस, अंडरस्टूड, करते करते कहां तक पहुंच गया? केवल ज्ञान की विचारधारा पे चला गया। ये भी परिणाम, परिणाम मतलब रिजल्टिंग, रिजल्टेंट, लॉजिकल रिजल्टेंट, ठीक है? करते करते इसको भी परिणामी की बुद्धि बोला जाता है। ठीक, समझ में आ रहा है? पारिणामिक बुद्धि में आप पैटर्न्स को अपने साथ भी घटित कर सकते हो, किसी और के पैटर्न, जैसे पूजा ने कोई गलती की और मैं पूजा के पैटर्न्स को से क्रिएट करके मैं कुछ अब बुद्धि लेती हूँ, वो भी पारिणामिक है। पर मैं ना पूजा के ना मेरे, सिर्फ मन में कोई पैटर्न क्रिएट करती हूँ कि नहीं, अशुचि भावना खाने से तो देखो ना, बॉडी अशुचिमय है, वो हर चीज को गंदा ही कन्वर्ट करता है ही बॉडी ऐसा, ये वो को आगे आगे बढ़ती चले जाऊं, ये भी तो पैटर्न ही है ना। एनी पैटर्न इज ओके, ठीक है? तो इसमें तो देखो केवल ज्ञान होता है, ये भी परिणामी की बुद्धि थी। स्वप्न के से प्रतिफल, ओके। एक राजा रानी के दो बच्चे थे, दोनों बच्चों में आपस में बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, बहुत प्यार भरा रिलेशनशिप था। तो बाप ने क्या सोचा कि बहुत प्यार भरा रिलेशन है, आपस में शादी करवा दी उन लोगों की। तो माँ को जब ये बात पता लगी, तो माँ को तो बड़ी खुंदक मची और वो इसी बात से मर गई, मतलब शी डाइड बिकॉज ऑफ द शॉक के ये कैसे करा दिया मेरे ही दोनों बच्चों को, मतलब आपस में भाई बहनों को शादी करा दी। बिकॉज भाई बहनों की शादी इज नॉट कंसिडर्ड अ नॉर्मल थिंग, मतलब इट इज मतलब मोस्ट ऑफ द आवर कल्चर इज लुकिंग डाउन ऑन मैरिज, मतलब शादी विद इन द फैमिलीज, ओके। हम लोग भी आप देखो, गोत्र खुद के गोत्र में नहीं करते, गोत्र मतलब जो फैमिली ट्री होता है ना, हमारा ट्री, उसमें नहीं करते हम लोग, बाहर में करते हैं, ठीक है? सो वैसे ही जब इसकी माँ को पता लगा, वो वैसे ही मर गई, मर के वो देवी रूप में उत्पन्न हुई।
जब वो देवी रूप में उत्पन्न हुई तो उसको लगा मेरी बेटी कैसे ये संसार के भोगों में फंसी हुई है, मैं इसको प्रतिबोध देती हूँ। सो देवी क्या करती है, अपनी खुद की बेटी के सपने में आती है और प्रतिबोध देती है। क्या देती है उसके सपने में? उसको ना स्वर्ग का अच्छा सा धर्म का फल, मतलब स्वप्न में धर्म से स्वर्ग और पाप से नरक का दृश्य दिखाती है कि कैसे तुम मतलब वो सुख विपाक और दुख विपाक वाला कॉन्सेप्ट उसको पूरा दिखाती है अंदर, जिसकी वजह से बेटी को वैराग्य उत्पन्न होता है और वो दीक्षा लेती है और आगे चल के उस बेटी को केवल ज्ञान होता है। तो जो वो देवी थी उसकी पारिणामी की बुद्धि थी की वजह से वो ये करवाती है, उसने तो परिणाम दिखाए, देखो दिस इज हाउ एवोल्यूशन इज गोइंग। ठीक है, अब पूजा ये सब स्टोरीज सुन के देखेगी कि मैं जब जब मेरी क्लासेस करती हूँ, जब जब मैं आगम पढ़ती हूँ, जब जब मैं सामायिक करती हूँ ना, मैं पूरा मोक्ष मार्ग में, मोक्ष में जाने की अभिलाषा मेरे में होती है और मेरे कषाय ऑल टाइम लो होते हैं। पर पूजा फिर ये भी तो देखेगी ना कि जब मैं संसार में रची पची रहती हूँ, एक शादी आ गई पूजा तो भी, राइट, जब मैं संसार में रची पची रहती हूँ, समायके को भूल जाती हूँ, क्लासेस को भूल जाती हूँ, राइट, मोक्ष में जाने की इच्छा ही खत्म हो जाती है, फिर महीनों बीत जाते हैं कि मैं मोक्ष क्या होता है, लाइक महावीर स्वामी भगवान, हाँ महावीर स्वामी भगवान है, हाँ मोक्ष है, जाना है टाइप, बट नो मेहनत, राइट। ये भी तो पैटर्न दिख रहा है ना मेरे में, दोनों पैटर्न दिखते हैं। ये सोच करके पूजा को टेंशन हो जाती है कि अरे मैं आजकल धर्म नहीं कर रही, मेरी आज से समायिक नहीं हो रही, मेरी आजकल सुपात्रदान की भावना नहीं हो रही, चलो वापस लाइन पे आओ, वापस क्लासेस करो, वापस आगम पढ़ो, वापस। होता है ना पूजा, ये भी तो परिणामी की बुद्धि हुई ना पूजा। हाँ, खुद के पैटर्न्स नहीं दिख रहे हैं तुमको कि जब नहीं करते हो तो महीनों बीत जाते हैं नहीं करने में, महीनों कैसे गायब होते हैं पता ही नहीं लगता है, फिर अचानक बैठ के लगता है यार 1 साल पहले मैं कितना मस्त धर्म करती थी। होता है ना, मेरे को कई मेरे स्टूडेंट्स आके ऐसे बोलते हैं, पता है क्या बोलते हैं, मैंने ऐसे ही पूछा पूछा किसी से कि आपका धर्म कितना कितना चल रहा है, कहते हैं, ठीक चल रहा है बट वो मजा नहीं है जो मजा मुझे 3 साल पहले था, राइट। हाँ, तो विनीता जी मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ, जब मैं आपको देखती हूँ ना, यदि ये विंडो खत्म हुआ आपका, राइट, फिर आप जिंदगी भर इस टाइम के लिए पछताओगे कि ये जो हाई आपको मिला है, मतलब थॉट प्रोसेसेस में जो सोचने का तरीका जो आपको मिल रहा है ना, वो वापस आपको नहीं क्रिएट कर पाओगे, नहीं होता है क्रिएट, सीरियसली नहीं होता है, आसान नहीं है इस हाई पे जाना। एक गलती करोगे तो भी मोक्ष मार्ग बंद हो जाएगा, एक गलती करोगे, एक बार किसी का अभिनय किया, एक बार कोई शादी आ गई, कोई काम आ गया, कोई किया और आपने धर्म ध्यान को जीरो किया, विनीता जी एक बार, तो आपका पूरा पैटर्न ऑलमोस्ट जीरो में चला जाएगा। फिर वापस उठ के यहाँ तक लाना, मैं आपको खुद मेरे एक्सपीरियंस से बोलती हूँ, पारिणामिक बुद्धि से बोल रही हूँ, नहीं बनेगा वो। कितने लोगों को मैं जानती हूँ, ठीक है, फिर वो लोग क्या बोलेंगे, यार वो मजा नहीं है यार, नॉट दैट मच फन। एक बार जो हाई मिलती है ना, एक बार गिरने के बाद वो वापस वो हाई नहीं क्रिएट होती है। ठीक है, आई डोंट नो व्हाई, आई रियलाइज दैट वेरी डिफिकल्ट। एनीवे, मैं सारी स्टोरीज का करूँ ना करूँ, मैं फास्ट फास्ट कर रही हूँ तो करती जाऊं। हाँ, एक उदोदय राजा की रक्षा, ठीक है। एक बार एक राजा था, वो श्रावक था, उसकी वाइफ भी श्राविका थी, तो उसको ना किसी एक नॉन जैन वाले ने आके समझाने की कोशिश की अपना धर्म, तो ऑब्वियसली जैनी कौन समझेगा, जैनी को लगता है यार बॉस प्लीज ट्रबल मत कर जा तू, तो उसको इंसल्ट हुई, तो वो पड़ोस वाले कंट्री के पास गया और उसने भड़काया कि देखो उस कंट्री का राजा ना की वाइफ कितनी अच्छी है, ये कितना अच्छा है, वो कितना अच्छा है, तू उस कंट्री पे अटैक कर दे, उस कंट्री को जीत ले, ठीक है। तो वो राजा भी उस टुकड़ के बातों में आ जाता है, अटैक कर देता है। तो ये इस कंट्री पे जब अटैक करता है तो यहाँ का जो राजा और रानी, जो श्रावक और श्राविका है, सोचते हैं हम क्या करें जिसकी वजह से हमको ये नरसंहार, मतलब जो युद्ध आया है वो टल जाए। तो वो क्या करते हैं, एक अठम तप करते हैं जिससे वैश्रमण देव की आराधना होती है, जिससे वो प्रकट होते हैं। जब वो प्रकट होते हैं ना, तो वो उनको बोलता है कि आप क्या करें, तो वो बोलता है कि आप जो मेरा कंट्री है ना उसका सहरण करके, मतलब एक ऑलमोस्ट छोटा बना के ना कहीं और रख दो, तो ये गायब हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट लाइक अ कंट्री गायब हो गया, ठीक है। इस तरह से वैक्रिय वैक्रिय से आप ये सब कर दो। तो जब ये वैक्रिय से ये कर लेता है तो राजा को लगता है पता नहीं वो नगरी कहाँ गई, और ये पूरा युद्ध टल जाता है, राइट। तो जन सहरण न होने दिया उस राजा ने, और बुद्धिमता पूर्वक अपनी और प्रजा की दोनों की रक्षा की। ये राजा की पारिणामिक एक बुद्धि थी।
उसको पता था कि यदि युद्ध होगा तो लोग मरेंगे, कटेंगे और बुरा हाल होगा, राइट? कैसे भी करके, मैं कुछ भी करके मुझे रिजल्ट क्या लाना है कि युद्ध टल जाए, और उसने वो कर लिया, ठीक है? नंदी सेन की युक्ति करके एक स्टोरी आती है कि नंदी सेन एक पुत्र था, सॉरी, श्रेणी का पुत्र था नंदी सेन। उसकी बहुत अच्छी जगह शादी होती है, एक नहीं बहुत सारी ब्यूटीफुल राजकुमारियों से, ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुल। पर आगे जाके जब उनको महावीर स्वामी भगवान की वजह से वैराग्य उत्पन्न होता है, वो दीक्षा लेके आगे चलते हैं, उनके बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। वो स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो बिल्कुल बेकार, अविनीत और काम वासनाओं से लुप्त होते हैं। तो ये नंदी सेन जो जो साधु बन चुका था, वो सोचता है मैं कैसे अपने ही स्टूडेंट्स को कैसे मैं लाऊं। तो जानबूझ के अपने ही कंट्री में वापस आता है। तो कंट्री में सारे फैमिली मेंबर्स आते हैं उसको वंदन नमस्कार करने। तो नंदी सेन का अंतपुर, मतलब नंदी सेन की जो वाइफ और जो फैमिली में जो जो बीवियां हैं, वो सब भी आती है उनके दर्शन करने, उनको वंदन नमस्कार करने के लिए। ऑब्वियसली जब वो आएंगी तो अपना मेकअप वेकअप करके आएंगी ना, वो थोड़ी ना साध्वी है, साध्वी तो सिर्फ है। तो जब इतनी ब्यूटीफुल लग के आती हैं, तो उनके शिष्य ये देखते हैं, किसको देखते हैं कि यार मेरे गुरु गुरु ने इतनी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वाइफ को छोड़ के दीक्षा ली, राइट? और एक हम बेवकूफ हैं जो बस इन काम वासनाओं में पड़े हुए हैं। ये सोच करके वो धर्म में स्थित हो जाते हैं, ठीक है? सो मुनि नंदीसेन ने अपनी बुद्धि से उन मुनियों को संयम में स्थिर किया। ये उनकी पारिणामिक बुद्धि थी। पारिणामिक मतलब कॉज एंड इफेक्ट अगेन, ठीक है? पैटर्न्स क्रिएशन, राइट? कि ये जो सुंदर बीवियां है ना, ये छोड़ने योग्य है, दुनिया के काम भोग छोड़ने योग्य है, राइट? और तुम दीक्षा लेके ये सब नॉनसेंस मचा रहे हो उसमें घुसने का। ये पारिणामिक बुद्धि का पैटर्न क्रिएट किया उसने। किसी को क्वेश्चंस है तो पूछते जाओ बीच में। है कोई सवाल? बहुत सारी स्टोरी है, लाइक ऑलमोस्ट लाइक ज्यादा है, पर मैं खत्म करके डिस्कशन करना चाहती हूँ क्योंकि ये बहुत इजी है। पारिणामिक बुद्धि का कंक्लूजन मैं कर लूंगी, ठीक है? 7th स्टोरी है प्राण रक्षा। ये वही स्टोरी है जो ज्ञाता धर्म कथांग में आती है ना। 5 धन्ना सेठ के 5 बेटे होते हैं। सुषमा नाम की एक बेटी होती है। चिल्लात नाम का जो चोर होता है ना, वो सुषमा को मतलब एबडक्ट करके ले जाता है, और ये पांचों भाई अपने पिता के साथ भाग के ना जंगल में फंस जाते हैं। और वो एंड में बहुत नाटक के बाद ये डिसाइड करते हैं कि हम अपनी खुद की बहन सुषमा का जो खाना, मतलब बॉडी को खा के किसी भी तरह से जिंदा रह के अपने घर तक पहुंच जाए, फिर सब कुछ हम ठीक कर लेंगे। तो ये स्टोरी का वर्णन आता है, और इसमें कहते हैं धन्ना सार्थवान ने अपनी और अपने पुत्रों की प्राण बचा लिए। ये उनकी पारिणामी की बुद्धि थी, क्योंकि उनको ये दिख रहा था कि मुझे मरना पड़ेगा या मेरे बच्चों को मरना पड़ेगा। तो जो पहले मरा हुआ है, हम उसका ही जो करना है खा लें, मांस वास खा लें। तो ये भी उनकी पारिणामी की बुद्धि का वर्णन आता है। पति रक्षा। ओके, एक सेठ था जो बहुत अच्छा श्रावक था। उसकी जो जब उसने एक एक और श्रावक की वाइफ को देखा जो बहुत सुंदर थी, तो उसको उसको देख के ना बस ये हो गया, बस मुझे किसी भी तरह से इसके साथ भूख भूखना है। और इस वजह से वो पतला होता चला जाता था, ठीक है? तो जब उसकी बीवी ने पूछा, तो पति ने बताया कि आई एम ऑब्सेसिंग अबाउट उस औरत के बारे में। तो श्राविका ने क्या सोचा कि ये मतलब उस बीवी ने क्या सोचा अपने पति के बारे में कि ये श्रावक है, स्वदार संतोष व्रत के धारक है, फिर भी मोहनीय कर्म के उदय से इन्हें ऐसे कुविचार उत्पन्न हो रहे हैं। मतलब ये एडमिट करती है कि मेरा पति ग्रेट नहीं है, वेद मोहनीय कर्म की वजह से ही उसके दिमाग में ये कुवचन आ रहे हैं, ठीक है? ब्लेमिंग द कर्म, नॉट ब्लेमिंग द पर्सन। यदि इन कुविचारों में उनकी मृत्यु हो जाए तो दुर्गति में चले जाएंगे, राइट? उनको ये भी पता था कि मेरी ड्यूटी है मेरे पति की मृत्यु के टाइम उनको मतलब सदगति जाए। इसलिए कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिनसे इनमें के कुविचार भी हट जाए, और व्रत जो है अनाचार तक खंडित न हो, अतिचार तक ही बात पूरी हो जाए, और उस अतिचार की भी विशुद्धि हो जाए। कोई भी पाप होता है ना, वो 4 स्टेजेस हैं: अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, राइट?
जब मेरे मन में कुछ गंदा करने का मन करता है, अतिक्रम, व्यतिक्रम, मैं उसके बारे में प्लान करती हूँ, उसके बारे में रिसोर्सेज इकट्ठे करती हूँ, राइट? अतिक्रम, व्यतिक्रम, अनाचार नहीं, अनाचार इज लास्ट, अतिक्रम, अतिचार, हाँ, अतिचार। तो अतिचार, अतिचार, तो उसकी वाइफ बोल रही है ये 3 स्टेजेस में ही हम यदि रुक जाएं तो इसका प्रायश्चित होता है। याद रखना, जो चौथा स्टेज है ना, जिसको अनाचार बोलते हैं ना, उसका प्रायश्चित नहीं होता है। जब अनाचार जब हो जाता है ना, तो व्रत भंग हो चुका है। अब व्रत भंग हो चुका है ना, तो वापस व्रत लेना पड़ता है। तो उसकी वाइफ क्या सोचती है शावक पना में, कि मेरे पति का जो 3rd स्टेज तक जो व्रत है ना, मैं वहीं तक उसको रोक लूं और किसी तरह से उसकी भी विशुद्धि करके उसको आगे ले जाऊं, पर अनाचार नहीं होने दूं। वो ऐसा सोचती है। ऐसा करके वो उस लड़की औरत के पास जाती है, उससे कपड़े मांगती है और उसको बोलती है कि आज रात वो तेरे पास आएगी, राइट? बट उससे बात मत करना और अंधेरा कर देना, ठीक है? इस तरह से वो खुद कपड़े पहन के आती है और उसकी मन की इच्छा पूरी कर देती है। तो जब ये बात किसी को नहीं पता है, उसको और उसके पति को पता है। तो जब उसके पति को जब पता लगता है कि अरे मैंने ये क्या कर दिया, तो वो पश्चाताप करता है और दुखी होता है, राइट? कि यार मैंने ये कितना गंदा पाप कर लिया। तो उस आर्त ध्यान की वजह से बीवी सोचती है, अरे ये आर्त ध्यान की वजह से अभी धर्म ध्यान नहीं कर पा रहे हैं। तब वो उसको असलियत बात बता देती है, राइट? और असलियत बात बता के पति भी खुश होता है, वो भी खुश होते हैं कि हमारे व्रत नहीं भंग हुए हैं, और दोनों वापस प्रायश्चित लेके स्थिर होते हैं। सो उस श्राविका की स्त्री ने अपने पति के व्रत और प्राण दोनों की रक्षा कर ली। ये उसकी पारिणामी की बुद्धि, ठीक है? आप बोलोगे इतने गंदे गंदे एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? हाँ पूजा, आर यू थिंकिंग इतने गंदे गंदे एग्जाम्पल्स क्यों देते हो? हाँ, द आंसर इज, संसार में भैया गंदी गंदी चीजें ही हो रही होती है, तो संसार में से भैया गंदे गंदे एग्जाम्पल ही दिए जा सकते हैं। संसार में वैसे भी कुछ ज्यादा अच्छा हो नहीं रहा है, बाय द वे। अच्छा पता है एक ही जगह हो रहा है, वो है शिला पे, ट्रस्ट में, राइट? चले जाओ वहां पे, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे रहोगे तो बस यही सब मिलेगा आपको, ठीक है? नॉनसेंस। मैं भी कई बार सोचती थी, मैंने कहा कैसे कैसे एग्जाम्पल देते हैं, मतलब लिटरली, अरे डू बेटर एग्जाम्पल्स, राइट? मन नहीं करता कभी बोलने के लिए भगवान को कि भगवान व्हाट काइंड ऑफ एग्जांपल्स आर यू गिविंग? औत्पातिक बुद्धि वाले तो बहुत ज्यादा ही वियर्ड है। या बट आई एम जस्ट सेइंग कि संसार में बस ये नॉनसेंस ही हो रहा है। तो जब यदि वो संसार मार्ग के प्रॉब्लम्स बताएंगे तो वो नॉनसेंस ही बताएंगे ना, रियलिटी बताएंगे ना तुमको कि क्या हो रहा है भैया, रियलिटी में यही हो रहा है तुम्हारे आसपास, राइट? क्यों अच्छा अच्छा बताएं? हम लोग क्या करते हैं, कोई बात गंदी होती है ना तो हम हश हश करते हैं और किसी को बताते नहीं, और हमको क्या लगता है, ओ नो लाइफ इज सो परफेक्ट, लाइफ इज सो परफेक्ट। महावीर स्वामी भगवान और उनके जो शिष्य, जो जो आचार्य भगवंत और जो साधु भगवंत है, श्रावक लोग है ना, वो बोलते हैं नहीं है भैया, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बता दो लोगों। तो लोगों को क्या लगेगा, हाँ यार यही तो हो रहा है दुनिया में, हो क्या रहा है, रियलिटी चेक। एनीवे, 10 मिनट के लिए चलो, हो जा, सिर्फ पैसे देके। एक मिनट। ठीक है। नेक्स्ट है ब्रह्म, 9th नंबर की स्टोरी, ब्रह्मदत्त की रक्षा। ब्रह्मदत्त जो था, एक राजा था। तो राजा का वो बेटा, मतलब वो चक्रवर्ती होने वाला था फ्यूचर के अंदर। तो बेसिकली क्या होता है कि पीपल वांट टू किल हिम। सो वो किस तरह से सुरंग निकाल के ना, मतलब उसका जो मंत्री और मंत्री का बेटा मिलके उसको किसी भी तरह से बचाता है, कि इस तरह से वो बच के आगे चल के वो बहुत 6 खंड साधता है और वो आगे बन जाता है। तो 9th नंबर की स्टोरी यहीं तक है। धनु मंत्री ने सुरंग खुदवाकर अपने स्वामी पुत्र ब्रह्मदत्त की रक्षा की। ये उसकी पारिणामी की बुद्धि थी। अब 9th के बाद 10th स्टोरी को रुक जाओ, और 11th स्टोरी जो है ना, वो 9th स्टोरी का कंटिन्यूशन है। तो मैं 10th स्टोरी बाद में करती हूँ, 9th स्टोरी के बाद मैं 11th स्टोरी पे जंप कर रही हूँ। आई एम जंपिंग 1 स्टोरी। मैं 11th स्टोरी की बात बता रही हूँ कि आगे चल के कि जब जब वो जो 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 दृष्ट पुष्ट जो होता है, जिसको पता लग जाता है कि ब्रह्मदत्त जिंदा है, राइट? तो वो उसको बोलता है कि कभी भी तुमको ये मिले ना, मतलब ये ब्रह्मदत्त, वो तो उसको मार डालो, इस तरह से वो बता देता है, ठीक है? तो
आगे जाके वो किस तरह से वो अपनी रक्षा करते हैं और किस तरह से वो वापस आके अपना 6 खंड को खत्म करते हैं, मतलब की तरह रहते हैं, और वो जो आदमी मार डालने वाला होता है उससे बचते हैं। ये पूरी स्टोरी का वर्णन है। एंड में लिखते हैं, मंत्री पुत्र वरधनु ने राजकुमार ब्रह्मदत्त की और अपने तथा कुटुंब जनों की रक्षा कर ली। ये उनकी पारिणामी की बुद्धि थी। ये 9th और 11th स्टोरी जॉइंट है, ठीक है। सो बेसिकली जो बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, वो भी ये पैटर्न्स क्रिएट करते हैं कि ये वाला आदमी ना घटिया है, मारने वाला है, कभी कुछ अच्छा काम करेगा नहीं। ये भी तो एक पैटर्न ही है ना। हम लोग और हम जैसे लोग, बेवकूफ लोग, क्या सोचते हैं कि जो गंदे काम करने वाले होते हैं, नहीं वो अभी सुधरेंगे, वो अभी सुधरेंगे, है ना पूजा? हम लोग ये एक्सपेक्टेशंस रखते हैं ना, फिर क्या होते हैं, हमको उनपे गुस्सा आता है। हमने तुम्हारे लिए इतना किया पर तुम सुधरे नहीं, तुम वैसे के वैसे रह गए। बट हमारे में यदि परिणामी की बुद्धि होती पूजा, तो हमको खट से पता लग जाता। क्या पता लग जाता? कि पीपल डोंट चेंज अनलेस दे वांट टू चेंज। और कितने लोग रियली वांट टू चेंज? धर्म के बिना कौन आदमी चेंज होता है, राइट? कौरव लोग जो थे वो वैसे के वैसे ही रहे। पांडव यदि एक्सपेक्ट करे कि नहीं अभी सुधर जाएंगे, अब भी सुधर, नहीं सुधरते लोग पूजा। तो परिणामी की बुद्धि क्या बोलता है? पता है यार ये बंदा मार डालेगा, ये जिंदा नहीं छोड़ेगा। ही इज एक्सेप्टिंग द ट्रूथ और उससे बचाव कैसे करना है वो प्लान कर रहा है, उसको कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा है। पर हम जैसे बेवकूफ लोग जिनमें परिणामी की बुद्धि नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं? सामने वाले को चेंज करने की कोशिश करते हैं, सामने वाला सुधर जाए, सामने वाला गलत काम न करे, हमारे साथ बदतमीजी नहीं करे। हम ये करते हैं ना पूजा, है ना? क्योंकि हमारे में परिणामी की बुद्धि नहीं। Got it, Pooja? Pooja doesn't know where to hide her face. She knows I'm talking reality, right, Pooja? हाँ, परिणामी की बुद्धि होता है ना, तो खट से ये पता लगता है पीपल डोंट चेंज, राइट? यू हैव अ चेंज, मतलब तुम्हारा यदि हार्ट जैन धर्म करके चेंज हुआ है, तो पूरी दुनिया चेंज नहीं हुई। दुनिया वैसी की वैसी है। दुनिया घटिया में, जो आदमी घटिया था वो घटिया ही रहेगा। समझ में आया? हमको क्या लगता है, मैं सुधर गई ना, बस ये भी, इसको भी क्रोध त्याग देना चाहिए और अब मेरे साथ दोस्त, मतलब अच्छा आज से निभाना चाहिए। क्यों भाई? कैसे हो जाएगा ये? यू फाउंड द रिलीजन बट डिड दैट अदर पर्सन फाउंड द रिलीजन? ठीक है, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग एनेक्डोट। ओके, पर पता है पूजा, तुम भी सुधरोगी नहीं। क्यों नहीं सुधरोगी? क्योंकि परिणामी की बुद्धि अपने आप शिवशम से आती है, याद रखना। बाहर से जब मैं सिखा रही होंगी ना, पूजा सुधर जा सुधर जा, पूजा इज नॉट गोइंग टू सुधरो। जिस दिन पूजा को रियलाइज हो जाएगा साले सामने वाले नहीं सुधरेंगे, वैसे के वैसे रहेंगे ना, उस दिन पूजा चेंज होगी एंड देन शी विल नॉट expect सामने वाला to change. Did you see that? What I did? Got it? पूजा, I know you have no such this thing. मैं तो तुमको just example के तौर में यूज कर रही थी, ठीक है? Sorry. 10th स्टोरी है नागदत्त मुनि की क्षमा। किसी को मेरे साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो प्लीज कैन से दैट। 10th स्टोरी है नागदत्त मुनि की क्षमा। ये बेसिकली चंड कौशिक स्नेक की स्टोरी आती है। चंड कौशिक जो स्नेक होता है ना, उसको रियलाइज हो जाता है कि मैंने मतलब मैं अभी दृष्टि विसर्प हो गया हूं, क्योंकि मैंने पिछले भवों से मैं क्रोध किया था और मेरा क्रोध की वजह से मैं इस सिचुएशन में आया हूँ। हाँ, तो उसने क्या किया? उसने तपस उसने बेसिकली क्या बोलते हैं, दीक्षा ले ली। और फिर उसने बहुत अच्छे से संभाव पूर्वक रहने लगा। संभाव पूर्वक में जब उसके जो दूसरे जो मतलब गुरु के जो और शिष्य होते हैं ना, उसको उसको क्या बोलते हैं, सेम लेवल पे जो स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब ऊंचे नहीं, मतलब सेम लेवल पे स्टूडेंट, को स्टूडेंट बोलेंगे ना, एक ही आचार्य के स्टूडेंट होंगे। तो जो दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं ना, जब वो उनको आहार देता था ना, तो उसमें वो थूक देता है उस पे, उसमें भी वो संभाव से सहन करता है, राइट? और जब वो संभाव से सहन करता है ना, तो उसको केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। जब उसको केवल ज्ञान उत्पन्न होता है ना, तो जो दूसरे मुनि होते हैं ना, उनको पश्चाताप होता है और उनको भी केवल ज्ञान हो जाता है, ठीक है? नागदत्त मुनि ने प्रतिकूल संयोग में भी संभाव रखा। प्रतिकूल मतलब कोई आदमी तुम्हारे खाने में थूक देता है। क्यों थूक देता है?
क्योंकि तुमको आहार चाहिए। क्यों तुमको आहार चाहिए? क्योंकि पिछले भवों में तुम्हारे कर्मों की वजह से तुमको आहार, मतलब होता है ना, जो नरक से जो जीव आता है उसको भूख ज्यादा लगती है, तो यू हैव एन ऑब्सेशन फॉर फूड। उस प्रतिकूल संयोग में भी संभाव रखा, जिससे परिणाम स्वरूप उसको केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। ये उसकी पारिणामी की बुद्धि थी। मुझे एक चीज डिस्कस करनी थी, प्रतिकूल संयोग में भी संभाव रखा। तो साधु को ये विजडम है साधु में कि मैं साधु बना हूं किस लिए? 5 महाव्रत पालने के लिए? 18 वो क्या बोलते हैं 8 प्रवचन माता करने के लिए? नहीं। भाव साधु का मतलब होता है वीतराग दशा। मैं साधु 5 महाव्रत पालने के लिए या 8 प्रवचन माता करने के लिए नहीं हुआ हूं, तो वो तो द्रव्य से साधु हुआ, राइट? मैं किस लिए साधु बना हुआ हूं? वीतराग बनने के लिए। मुझे वीतराग के गुण होने चाहिए, और ये सोच करके वो संभाव रखता है। उसको ये पता है साधु में एक क्वालिटी चाहिए, वो है संभाव की, यदि होगी तो मैं वीतराग बन जाऊंगा। ये सोच करके वो थूका खाने पे थूकने पे भी वो बंदा संभाव रखता है। ठीक है, ये उसकी पारिणामिक रूपी विजडम है। विजडम है ना कि साधु बन के मुझे क्या करना है। मेरा सवाल है, आप साधु नहीं हो, आप भी तो श्रावक हो ना? हाँ, right? So even we should develop wisdom as to whatever we are doing falls under श्रावकपना। पूछो, बार बार पूछो। किससे पूछो? If it's not allowed, we should stop। मतलब यदि कोई चीज श्रावकपने में अलाउड नहीं है, होता है ना कई चीजें नहीं अलाउड है, तो आप स्टॉप हो जाओ। आस्क महावीर भगवान while doing any activity। कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो, स्पेशली सेल्फ डिफेंस की एक्टिविटी कर रहे हो ना, तो भगवान से बार बार पूछो, भगवान am I still in the limits of श्रावकपना? Am I still in the limits of श्रावक? कल मैंने बहुत समायक की, कल कुछ था नहीं तो मैंने ऐसे ही समायक कर रही थी, तो 5 समायक हो गई। ठीक है, तो मैंने एक प्लान किया था कि मैं कुछ एक अच्छी काम करने वाली थी, विच वॉज नॉट कंसिडर्ड अ गुड थिंग। मतलब सेल्फ डिफेंस, मतलब आई वॉज यूजिंग अ सेल्फ डिफेंस थिंग, ठीक है, विच वॉज नॉट अ गुड थिंग। मैं कल कर यूज करने वाली थी, और मुझे पता था कि मुझे इस टाइम पे ही वो चीज करनी है। तो उससे पहले मैं समायक में बैठी हुई थी। समायक में मुझे याद आया कि मुझे अभी ये बस समायक से उठ के मुझे वो स्टूपिड सी हरकत करनी पड़ेगी, क्योंकि संसार को झेलना पड़ता है, और संसार को हैंडल करने के लिए मुझे वो सेल्फ डिफेंस वाला गंदी हरकत करनी पड़ेगी। तो मैंने ऐसे ही सोचा, मैंने कहा भगवान, महावीर स्वामी भगवान से बात करी थी, भगवान आप ध्यान से देखो ना भगवान, मैं श्रावकपना के रूल्स में हूँ। आई एम स्टिल फॉलोइंग अंडर द रूल्स ऑफ श्रावकपना। मैं जो भी सेल्फ डिफेंस यूज कर रही हूँ, मैंने उसके पचकान नहीं लिए हुए हैं, राइट? उसके रेपरकशंस भी मैं जानती हूँ, वो करने के फायदे भी जान रही हूँ, सब कुछ जानती हूँ। मुझे पता है सत्रापा स्थानक ऑपरेट हो रहा है, फिर भी मैं करूंगी, राइट? क्योंकि मेरा श्रावकपना चलेगा, राइट? सो मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप बार बार महावीर स्वामी भगवान से पूछते हो बार बार कि मैं श्रावकपने में ही हूं ना? एम आई स्टिल इन द श्रावकपना? बार बार पूछते हो कि नहीं पूछते हो? ऐसे तो नहीं हो ना कि विनीता जी आपके घर में एक शादी आए और आप भूल जाओ कि आप श्राविका हो, तो फिर संसारियों की तरह भैया शादी कर ली, और शादी के बाद देखेंगे व्हाट इज श्रावकपना, फिर बनेंगे श्रावक। अभी ये 2-3 महीने भैया भूल जाओ कि व्हाट इज श्रावकपना। ऐसा तो नहीं करते हो आप? हाँ, नहीं नहीं नहीं। कितना भी बड़ा इवेंट आ जाए, नेवर फॉरगेट दैट यू आर स्टिल अ श्रावक। ठीक है, नेवर फॉरगेट दैट। सो ये चीज मैं बोली थी कि ये साधु जो मुनि है, ये नहीं भूला कि जो मैं संभाव रखना है मुझे, दैट इज हिज विजडम, राइट? सो मुझे क्या करना है, मुझे एक हायर गोल कैसे करना है। ठीक है, एक और बात मैं आप लोगों से पूछ के ये स्टोरी खत्म कर रही हूँ। सेल्फ डिफेंस श्रावक को अलाउड है ना पूजा? हाँ, तो सेल्फ डिफेंस ही करना चाहिए, और सारे 17 पाप स्थानक करने चाहिए, क्योंकि महावीर स्वामी भगवान भी बोल रहे हैं भैया श्रावक तो बंद कर नहीं सकता। तो मैंने भी बोल दिया है पूजा के 17 पाप स्थानक तो तुम बंद नहीं कर सकते, तुम करोगे तो करो, राइट? तो मेरा सवाल ये है, क्या 17 पाप स्थानक करते रहना चाहिए? हाँ, क्यों नहीं पूजा? आंटी अगर पता लग जाए कि वो, मतलब अगर हम लोग उपयोग में हैं कि वो पाप हो रहा है, तब तो हमें नहीं करना चाहिए।
नहीं, कई बार करना भी, मैंने बताया ना, कल तो मैंने प्री मेडिटेटेड मतलब सारे गलत, मतलब जो भी काम किया गलत किया, ठीक है, प्री मेडिटेटेड मतलब प्लान करके किया, राइट? करना पड़ता है भैया। सेल्फ आई एम डिफेंस के लिए तो कर सकते हैं, बट कर सकते हैं, पर याद रखो जब तुम सेल्फ डिफेंस कर रहे हो ना, तब तुम सम्यक, जो जो तुम्हारे में शावक के गुण है ना, वो टिकेंगे, जो है। यदि तुम्हारे में सम्यक दर्शन है, वो भी टिकेगा, सब कुछ चलेगा। पर उसमें तुम बहुत आगे नहीं जा रहे हो। आगे जाने के लिए तुमको मोक्ष मार्ग के पास वापस आना पड़ेगा, राइट? आगे जाने के लिए तुमको समायक के पास वापस आना पड़ेगा, पौषध के पास वापस आना पड़ेगा, संवर के पास वापस आना पड़ेगा, आगम के पास आना पड़ेगा, वो 12 तरह के निर्जरा के जो भेद है उनके पास आना पड़ेगा मोक्ष में जाने के लिए, राइट? तो जो मैं 17 पाप स्थानक बोल रही हूँ ना, सेल्फ डिफेंस में अलाउड है, उसमें हमें अपने जो मेरे अंदर जो गुण है वो टिका के रख सकती हूँ। टिका के मतलब वो गायब नहीं हो जाएंगे, वो टिक सकते हैं, राइट? यदि मेरे अलाउड है तो। बट उसमें मैं बहुत आगे नहीं बढ़ रही हूँ। आगे बढ़ने के लिए मुझे मोक्ष मार्ग के पास ही जाना पड़ेगा। याद रखना पूजा, आगे जाना है तो ओनली मोक्ष मार्ग इज पॉसिबल। आप पूरी जिंदगी ये नहीं बोल सकते अब भैया मैं तो सेल्फ डिफेंस यूज करूंगी या 17 पाप स्थानक करूंगी और मोक्ष मार्ग नहीं करूंगी। नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है? सो जितनी ज्यादा समाज करोगे, आपको देखो कितना हैप्पीनेस मिलेगी आपको। यू गेट हैप्पीनेस। हाँ, एनीवे, आज की स्टोरी में है कि प्रतिकूल संयोग में भी संभाव रखा, मतलब ये विजडम थी कि साधु को संभाव रखना है। ये उसकी पारिणामी की बुद्धि थी। ठीक है? आपकी भी हो सकती है। आप इस पे सोचो, आप भी अपने कॉज एंड इफेक्ट को सोचो, आप भी अपना उम्र से विजडम सोचो कि आज मैं आपको बताऊं, ये बोल रही हूँ कि आज है ना पूजा, तुमको लगता है मैं तो 40 की हूँ, तो मैं कैसे प्रिडिक्ट कर सकती हूँ कि 70 में क्या होगा। बट जब तुम मरोगी ना, रफ अराउंड, मतलब मोस्टली, राइट, बहुलता की अपेक्षा तुम 780 के बाद ही मरोगी, राइट? तो तुमको उस टाइम के हिसाब से संधारे की प्रैक्टिस और रिसोर्सेज बिल्डअप करने चाहिए, राइट? ये भी तुम्हारी पारिणामी की बुद्धि हो सकती है पूजा, राइट? और तुम अभी कर सकती हो ये सब। ठीक है? सो मैं 10 स्टोरी में आई एम स्टॉपिंग, विल डू दैट द नेक्स्ट स्टोरी। इसमें ना हमको पारिणामिक बुद्धि से ना हमको काफी कुछ पैटर्न्स क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है? देखो अपने अंदर है कि नहीं पारिणामिक बुद्धि है, तो कहाँ वो गलत जा रही है। कई लोगों की पारिणामिक बुद्धि इतनी नहीं स्ट्रांग होती है कि वो नॉर्मल पैटर्न्स क्रिएट कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। ठीक है? तो आई जस्ट होप आप इससे सीखोगे और आगे परिणामी की बुद्धि डेवलप करोगे। महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली बनतो धमो मंगलम। चत्तारी लुगुत्तमा, अरिहंता लुगुत्तमा, सिद्धा लुगुत्तमा, साहू लुगुत्तमा, केवली बनतो धमो लुगुत्तमो। चत्तारी शरणं पौजामि, अरिहंते शरणं पौजामि, सिद्धे शरणं पौजामि, साहू शरणं पौजामि, केवली बनतो धमो शरणं पौजामि। जय जिनेन्द्र।